हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा बटनेर आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। करंट अफेयर की सीरीज में हमने जून महीने का करंट अफेयर शुरू कर दिया था। कल हमने इंडियन पॉलिटी के बारे में जानकारी हासिल की और आज हम उसी सीरीज के अंदर जिस टॉपिक पे जानकारी हासिल करना चाहते हैं उसका नाम है आर्थिक घटनाक्रम। इकोनॉमिकल जो भी हमारे पास एक्टिविटीज़ हुई हैं जून महीने के अंदर, उन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। करंट अफेयर की हम क्लास लगा रहे हैं तो आप इस वहम में मत रहना कि हम इकोनॉमिक्स की क्लास लगा रहे होंगे। हर बार मैं आपको ये कहता हूँ कि हम केवल करंट अफेयर करने वाले हैं। करंट अफेयर आपको अपना मेन सब्जेक्ट पढ़ने में सहायता देगा। मेन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है और आपको कौन कौन से मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, उन सब के बारे में आपको जानकारी देगा। केवल करंट अफेयर के भरोसे मत रहना। अकेला करंट अफेयर आपको प्री या मेन एग्जाम पास नहीं करवा सकता। इसी तरह से अकेला जो सब्जेक्ट है वो भी आपको प्री या मेन एग्जाम पास नहीं करवा सकता। यदि आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो करंट अफेयर तथा जो मेन सब्जेक्ट आपका है उन दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको दोनों का सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। करंट अफेयर आपको बताएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको अपने मेन सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। इकोनॉमिक्स की हम पिछली क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको वार्निंग दी थी कि इकोनॉमिक्स हो सकता है बहुत से स्टूडेंट के लिए एक नया टर्म हो। इंडियन पॉलिटी हम पढ़ते हैं और आईआर हम पढ़ते हैं और बाकी सब सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हम टच के अंदर होते हैं, जानकारी के अंदर होते हैं। लेकिन एक आर्ट के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स जीरो होती है, एक साइंस के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स जीरो होती है। इसलिए इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसी टर्म आपको देखने को मिल सकती है जो आपको पता ही नहीं चले कि ये है क्या चीज़। तो यदि आपको कोई ऐसी टर्म देखने को मिले, यदि उसकी परिभाषा छोटी है, उसको समझा पाना पॉसिबल है कम टाइम के अंदर, तो हम आपको करंट अफेयर की क्लासेस के अंदर समझाएंगे। लेकिन यदि बड़ी परिभाषा वाले हैं, बड़े कंसेप्ट यदि ऐसे हैं जिनको यहाँ समझा पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम सीधा आपको ये कह देंगे कि ये आप अपने सब्जेक्ट की क्लास के अंदर करोगे। अभी के लिए जो हम करवा रहे हैं उतना आप कर लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आई, लेकिन मैं इतना हेवी इकोनॉमिक्स आपके सामने, इतनी हेवी करंट अफेयर भी आपके सामने लेके इकोनॉमिक्स का नहीं आता हूँ कि अभी 1-2 महीने आपको समझने में दिक्कत आई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट को कवर कर लोगे, वैसे वैसे हम हेवी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर भी आपके सामने लेके आएंगे। अभी मैं आपके सामने जो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर लेके हाजिर हुआ हूँ, बिल्कुल नॉर्मल करंट अफेयर आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम आते हैं सीधा मुद्दे के ऊपर। और आज सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर के बारे में आपने जाना ही होगा। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि जो भी हमारे पास पदार्थ होते हैं वो चालकता की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। चालकता तो आप जानते हो ना, चालकता का मतलब जिसके अंदर विद्युत का या बिजली का प्रवाह हो सकता है। चालकता की दृष्टि से कोई भी पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पहला हमने पढ़ा था सुचालक पदार्थ। सुचालक हम उसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनके अंदर करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं बिजली के तार होते हैं, धातु का कोई भी सामान होता है, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इनके अंदर करंट यदि हम फ्लो करेंगे बड़ी आसानी से करंट का प्रवाह हो जाता है, तो उन्हें कहते हैं सुचालक। दूसरे हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके अंदर करंट का प्रवाह होता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें हम कहते हैं कुचालक। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी होगी, इनके अंदर करंट का चालक नहीं होता है, करंट का प्रवाह नहीं होता है, इन्हें कहते हैं कुचालक। अब कुछ पदार्थ हमारे पास ऐसे होते हैं जो नए ही सुचालक होते हैं कि जिनके अंदर करंट का आसानी से प्रवाह हो सके, और नए ही हमारे लिए कुचालक होते हैं कि जिनके अंदर करंट का प्रवाह हो ही नहीं। कुछ विशेष परिस्थितियां यदि उन पदार्थों को उपलब्ध करवाई जाए तो उन विशेष परिस्थितियों के अंदर उनमें करंट का प्रवाह हो सकता है। नॉर्मल परिस्थिति के अंदर तो नहीं होता, लेकिन जब विशेष परिस्थितियां उपलब्ध करवाई जाती है तो उनमें करंट का प्रवाह होने लग जाता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं या अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। तो आज हम जिस भी पदार्थ की हम बात करने वाले हैं वो कौन से पदार्थ हैं हमारे लिए? अर्धचालक। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो हाल ही के अंदर भारत ने अपने अर्धचालक मिशन का क्या किया है? भी शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो IT मिनिस्ट्री हमारे पास है, उसने बेंगलुरु में
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो हमारा जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन था उसके तहत इन्होंने पहले सम्मेलन का आयोजन किया है। क्या नाम था भाई? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। यह है जो सम्मेलन है भारत के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर उद्योग का वैश्विक हब बनने के विजन को पूरा करने के लिए बड़ा कदम है। भारत के प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले के अंदर या जो हमारे पास सेमीकंडक्टर उद्योग है उनके मामले के अंदर हम दुनिया का हब बन जाएं। अभी तक यदि मैं आपको बताता हूं तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के या सेमीकंडक्टर के एक भी उद्योग नहीं है। एक भी उद्योग नहीं है का मतलब है कि नए के बराबर उद्योग हैं और जो उद्योग हैं उनकी गिनती विश्व के अंदर कहीं भी नहीं ठहरती हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में आपने सुना होगा, जैसे मोबाइल की चिप होती है, IC होती हैं, जितने भी हम छोटी मोटी चीज़ें हम देखते हैं, लैपटॉप का मदरबोर्ड हो गया, हर एक चीज़ के अंदर एक चिप लगी होती है। जहाँ भी चिप की बात आती है वो सेमीकंडक्टर से ही बनी हुई है। तो इंडिया के अंदर अभी तक हमने नहीं देखा कि इंडिया मदरबोर्ड बनते हों। ये इतना बड़ा सेमीकंडक्टर उद्योग का हमारे विस्तार नहीं है, लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है, वो दूरदर्शिता वो चाहते हैं। उनकी दूरदर्शिता है कि हम आने वाले टाइम के अंदर सेमीकंडक्टर हब बनना चाहते हैं। दुनिया के अंदर हमारी पहचान होनी चाहिए सेमीकंडक्टर उद्योगों के मामले में। इसीलिए उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया और इसकी पहल के तहत उन्होंने क्या किया है अभी 2022 के अंदर सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ये जो सम्मेलन हुआ उसका विषय क्या था? जो भी सम्मेलन होते हैं ना भाई, कोई भी सम्मेलन हो उसका कोई ना कोई थीम रखा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सम्मेलन का थीम क्या था। तो ये जो सम्मेलन हुआ हमारे पास सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, इसका थीम हमारे पास था भारत के अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना। उत्प्रेरणा आप जानते हो ना, एक्सेलरेट करना, बढ़ावा देना, तेजी लाना किसी के अंदर। तो भारत का जो अर्धचालक हमारे पास उद्योग धंधे हैं उनके अंदर तेजी लाना, ये हमारा क्या था, इस सम्मेलन का हमारा थीम था। अब बात वही अर्धचालक क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। एक कंडक्टर को कहते हैं चालक कहते हैं, तथा इंसुलेटर को कहते हैं कुचालक। यह है कंडक्टर तथा इंसुलेटर के बीच में विद्युत चालकता के मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस का कोई भी वर्ग होता है। अर्धचालकों का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? डायोड बनाने के अंदर आपने देखा होगा, डायोड PN डायोड, NP डायोड आपने शायद पढ़ा होगा, या जो LEDs वगैरह होती है उनके अंदर डायोड का उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के अंदर यदि आपने कभी रेडियो खोला हो या कभी आपने जो LED लाइट आपके घर में आती है उसको खोला हो तो उसमें काफ़ी सर्किट से लगे होते हैं, उसमें डायोड भी होते हैं, ट्रांजिस्टर भी होते हैं। और एकीकृत सर्किट का मतलब होता है IC, जिसको हम IC कहते हैं। IC आपने अलग अलग ICs का नाम सुना होगा। जो IC है उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत सर्किट। ये सब बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण के लिए इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो आज के टाइम में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण नहीं है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हमारे पास ऐसा नहीं है जिसके उपयोग में सेमीकंडक्टर का उपयोग नहीं होता हो। मतलब यदि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की आप नाम भी लेते हो तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर का उपयोग होगा ही होगा, 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में यदि हम जानकारी हासिल कर लें कि मिशन क्या है, तो ISM को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भाई? 2021 के अंदर। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हुई थी 2021 के अंदर, और हाल ही में हमने क्या देखा, 2022 के अंदर एक सम्मेलन रखा गया था। इंडिया सेमीकंडक्टर सम्मेलन जो था वो 2022 में रखा गया था। तो सन में कंफ्यूज नहीं होना। तो यदि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो आपको सन में घुमाया जा सकता है। तो ISM को 2021 में IT मंत्रालय जो हमारा है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान के अंदर कुल 76,000 करोड़ रुपए, ये ध्यान से देखना भाई, काफी ज्यादा इसका वित्त है। 76,000 करोड़ रुपए का इसका क्या है भाई, इसको वित्त दिया गया है। 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे पास, कितना भाई इसको वित्त दिया गया है, 76,000 करोड़ रुपए इसको ग्रांट किए गए थे ISM योजना को। यह है देश में स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है, कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो सेमीकंडक्टर उद्योग धंधे हैं या इनका जो उद्योग धंधों का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इनका जो जाल है वो स्थायी रूप से हमारे देश के अंदर विकसित हो सके, और इसके बारे में व्यापक हम कार्यक्रम जो चला रहे हैं उसका ही एक हिस्सा हमारे पास क्या है भाई, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है।
कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य अर्धचालक डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। डिस्प्ले जैसे कि हम देख रहे हैं मोबाइल की डिस्प्ले होती है, हमारी टीवी की, एलईडी की, एलसीडी की, लैपटॉप की, कंप्यूटर की जो डिस्प्ले हमारे पास होती है उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य पहला तो हमारे पास क्या है भाई, अर्धचालक जितने भी हमारे पास है उनके बारे में हमने निवेश करना है। दूसरा, डिस्प्ले की मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडिया में करना शुरू करना चाहते हैं। और चौथा, डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये डिजाइन इकोसिस्टम क्या है कि आपने एक देखा होगा, छोटी सी बात बताता हूं मैं, कि आप अपने घर के अंदर वायरिंग आप देखते हो कि एक छोटा सा भी बोर्ड यदि लगा हुआ है आपके घर के अंदर बिजली का, तो उस बिजली के बोर्ड को आप उठा के देखना, उखाड़ के देखना कि उसके पीछे जो तार है ना, तारों का इतना बड़ा जाल होता है कि आपको समझ ही नहीं आता। ठीक है ना। दूसरी तरफ यदि हम देखते हैं कि लैपटॉप को यदि आपने कभी देखा होगा या मोबाइल को आपने कभी देखा होगा, तो मोबाइल के अंदर भी उतनी ही तारें होती हैं या उससे ज़्यादा तारें होती होंगी, लेकिन हमें दिखाई ही नहीं देती कि इसके अंदर तार कहाँ पे है। एक तरफ आप छोटा सा बोर्ड जिसके अंदर 10 या 12 आपके स्विच होंगे, उसमें हद से ज़्यादा तारें होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। और दूसरी तरफ एक आईसी होती है, एक आईसी के अंदर 64 तारें लगी होती है, एक मदरबोर्ड के अंदर 256 तारें लगी होती है, और उन 256 तारों का हमें पता भी नहीं चलता है कहाँ लगी हुई हैं। तो ये जो तारें लगाई जाती है इनको एक स्पेशल तरह से डिजाइन किया जाता है, इसको पीवीसी डिजाइनिंग कहते हैं। जो पीवीसी डिजाइनिंग है उसे क्या कहा जाता है, पीवीसी को डिजाइन करने का जो काम है उसी काम को हम क्या कहते हैं, डिजाइन इकोसिस्टम कहते हैं। तो 3 बातों पे हमने निवेश करना है, या 3 बातों में निवेश करने वाली कंपनियों को हम सहायता प्रदान करना चाहते हैं। पहली, उन कंपनियों को सहायता प्रदान करना जो सेमीकंडक्टर के लिए काम करना चाहती है। दूसरा, उन कंपनियों को सहायता देना जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहती हैं। और तीसरा, उन कंपनियों को सहायता देना जो डिजाइन इकोसिस्टम के अंदर निवेश करना चाहती हैं। तीसरा हमारे पास आगे क्या है इसके बारे में, अर्धचालक तथा डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में आईएसएम का मतलब यही है भाई, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, योजनाओं के कुशल, सुसंगत तथा सुचारू क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। तो जो हमारा आईएसएम है ये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा पूरे विश्व भर के अंदर। किसके लिए? अर्धचालक तथा डिस्प्ले उद्योगों का पूरे विश्व के अंदर किस तरह से प्रसार किया जाए, किस तरह से इसका प्रचार किया जाए, इसके लिए क्या करेगा, नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। तो ये जो नोडल एजेंसी वाला पॉइंट है, फैक्ट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। कथन और कारक के अंदर इस तरह के फैक्ट उठाए जाते हैं कि आईएसएम नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा, इसके बारे में, ये कौन कौन से उद्योगों के बारे में काम करने वाला है, इसको कितना करोड़ रुपए दिया गया है, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसके तत्वाधान में पहला मिशन या पहला सम्मेलन कब ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस तरह की बातें जो है, और एक आधा कथन आपको पूछ लिया जाता है सेमीकंडक्टर क्या है, इसके बारे में भी आपको दिया जा सकता है। तो 4-5 कथन दे के आपसे पूछ लिया जाता है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो हम चर्चा करते हैं अब जो आईएसएम हमारा है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है, इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, या इस आईएसएम मिशन के तहत कौन कौन सी योजनाओं को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और इन योजनाओं का लाभ किन किन लोगों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला घटक इसका है, या पहली योजना जो इसके तहत लागू की गई है, उसका नाम है भारत में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए योजना। सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करना मतलब एक सेमीकंडक्टर का हब स्थापित करना, ये कह सकता हूं मैं। तो यह सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना के लिए पत्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो भी सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए जो भी आवेदक हैं, स्थापना के लिए जो भी पत्र आवेदक हैं, पहली बात तो क्या होना चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। ये कोई भी एलिजिबल आवेदक है, एप्लीकेंट है, तो उनको ये क्या देगा, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाएगा। और दूसरा जिसका उद्देश्य है देश में सेमीकंडक्टर बफर फैब्रिकेशन सुविधाओं हेतु बड़े निवेश को आकर्षित करना है। अब ध्यान से देखिए, यदि हम बाहर से कंपनियों को मंगाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, या हम ये चाहते हैं कि भारत के जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वो सेमीकंडक्टर का जो फील्ड है इस फील्ड के अंदर निवेश करें, तो उनको कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा, कुछ वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी। भाई आधा आप निवेश कर दो, आधा हम देंगे, क्योंकि जोखिम का बाजार है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इंडिया के अंदर एक भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज नहीं है, या एक भी आईसी बिल्डिंग फैक्ट्री हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन केवल यही है कि इसके ऊपर हद से ज्यादा पैसा खर्च होता है, हद से ज्यादा पैसा, हद से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें खरीदने के लिए हद से ज्यादा पैसा खर्च होता है। और दूसरा, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत ज्यादा बल्क के अंदर करनी पड़ती है, हद से ज्यादा मात्रा में आपको करनी पड़ती है। यदि आप कम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो कॉस्ट इतनी ज्यादा आ जाएगी कि आप उसको मार्केट के अंदर भेज ही नहीं पाओगे।
एक आईसी की यदि बात करता हूं, एक डायोड की बात करता हूं, एक एलईडी की बात करता हूं, तो बाजार के अंदर 50 पैसे 25 पैसे के अंदर एक डायोड मिल जाता है। तो यदि 25 पैसे के अंदर आपको डायोड बेचना है तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर डायोड को बनाना पड़ेगा, तभी आप 25 पैसे में बेच पाओगे, क्योंकि 25 पैसे में आज बना बनाया मिल रहा है। और यदि आप नया बना के 50 पैसे में 1 रुपये में बेचना चाहते हो तो आप उस मार्केट के अंदर कहीं भी स्टेबल नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे सेमीकंडक्टर फील्ड के अंदर, तो उसको लालच देना पड़ेगा क्या कि आधा रुपया आप खर्च कर दो, आधा हम खर्च कर देते हैं, इतना इतना हम खर्च कर देते हैं, जब स्टेबल हो जाएंगे तो आप वापस दे देना। कुछ इस तरह से वित्तीय सहायता हमें देनी पड़ेगी। इसी तरह की अलग अलग फील्ड के अंदर वित्तीय सहायता देने के लिए हमने क्या किए हैं भाई, अलग अलग योजनाएं बनाई है। तो पहला हमने किसके लिए योजना बनाई है, सेमीकंडक्टर के बारे में। यदि कोई भी हमारे पास उद्योगपति ऐसा है जो सेमीकंडक्टर के बारे में कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है, तो उसके जो पात्र आवेदक है उनको हम क्या देंगे, वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। दूसरा जो हमारे पास योजना है वो है डिस्प्ले फैब के बारे में। अभी हमने देखा ना कि हमारे इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है अर्धचालक के बारे में हम करना चाहते हैं, तो पहले उद्देश्य योजना भी हमारे लिए इसकी है। दूसरा उद्देश्य हम किसके बारे में करना चाहते हैं, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के बारे में करना चाहते हैं, तो दूसरी योजना इसके बारे में होगी। और तीसरा हम करना चाहते हैं डिजाइन इकोसिस्टम के बारे में, तीसरी योजना भी इसके बारे में होगी। तो भारत में डिस्प्ले फैब स्थापित करने के लिए योजना, सेम यही बात जो ऊपर लिखी हुई थी वो बात यहाँ लिखी गई है कि यह डिस्प्ले फैब की स्थापना करने के लिए पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य है कि देश में TFT LCD जो भी हमारे पास LCD होती है, ऑलमंड होती है, आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना है। सेम बात वह कि वो बात यहाँ लिखी हुई है। तीसरा हमारे पास क्या है, भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सेमीकंडक्टर को आपस में मिला दिया जाता है, तो उसे कहते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन फोटोनिक्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स हमारे पास है। डायोड फोटोनिक्स हमारे पास होता है ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है, फोटोन प्रकाश को बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स जो है वो हमारे पास एक हिसाब से डायोड है। मैंने कहा डिजाइन किस चीज का किया जाएगा, पीवीसी का डिजाइन किया जाएगा। और पीवीसी से क्या बनाया जाएगा, डायोड बनाया जाएगा, सेंसर बनाया जाएगा, सेमीकंडक्टर असेंबलिंग बनाई जाएगी, टेस्टिंग बनाई जाएगी, मार्केटिंग, ये सब कुछ हमारे पास डिजाइनिंग के अंदर आ गया। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गया, सिलिकॉन फोटोनिक्स हो गया, सेंसर हो गए हमारे पास। आपने हर तरह के सेंसर देखे होंगे। आजकल आपने देखा होगा कि अब मोबाइल जो है उसको धूप के अंदर लेके जाते हैं तो उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। जैसे ही हम उसको वहां लेके आते हैं, अंधेरे के अंदर लेके आते हैं, ब्राइटनेस ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑटो कंट्रोल ब्राइटनेस का सिस्टम भी आपके मोबाइल के अंदर भी आता है, लैपटॉप के अंदर भी आता है, आजकल तो टीवी के अंदर भी सिस्टम आने लगा है। तो ये कैसे हो जाता है, इनके अंदर एक सेंसर लगा होता है कि आप चेक करते हैं, वो सेंसर चेक करता रहता है, सेंस करता रहता है कि बाहर ब्राइटनेस कितनी है, उसकी ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग वो अपनी ब्राइटनेस क्या करता रहता है, सेट करता रहता है। यदि बाहर ब्राइटनेस ज्यादा है तो अपनी ब्राइटनेस ज्यादा कर लेगा ताकि आपको सही दिख सके। अंदर यदि बाहर की ब्राइटनेस कम है तो अपने अंदर की ब्राइटनेस को भी कम कर देगा ताकि आपकी आंखों पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। ऐसे ही सेंसर आजकल हम हर जगह देखते हैं। चाहे हम आपने देखा होगा आपके घर में यदि ऑटोमेटिक एसी वगैरह है तो वो क्या करता है कि एक लिमिट तक आपका जो है टेम्परेचर कम करता है। मान लो आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 22 डिग्री सेल्सियस, तो 22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम करता जाएगा। जैसे ही सेंसर सेंस करेगा टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो एसी को बंद कर देगा, कंप्रेशन नहीं होता है। अब फिर आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। जैसे ही आपका टेम्परेचर 22 से ज़्यादा हो जाता है वो वापस क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो इससे आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो फिक्स टेम्परेचर रहता है 22 डिग्री। अब इससे नहीं ऊपर हो पाता है टेम्परेचर, नहीं नीचे हो पाता है। ये सब काम कौन करता है, सेंसर करता है। आप जानते हो इसके बारे में। तो सेंसर को डिजाइन करना, सेमीकंडक्टर की असेंबली करना, असेंबली का मतलब होता है डिजाइनिंग करना सेमीकंडक्टर को। जिस तरह से आपने देखा होगा हमने मोबाइल असेंबल करवाया है, लैपटॉप असेंबल करवाया है, गाड़ी असेंबल करवाई है, वैसे ही सेमीकंडक्टर की अलग अलग आईसीज है, अलग अलग डायोड है, उन सबको मिलाया जाता है, मिला के ही एक सर्किट बनता है। तो सर्किट को बनाने को कहते हैं सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग करना। जो असेंबलिंग हो चुकी है उसकी टेस्टिंग करना, मार्केटिंग करना, पैकेजिंग करना, इन सभी सुविधाओं की स्थापना के लिए हमने भी योजना बनाई हुई है। तो पहली योजना सेमीकंडक्टर के बारे में जो भी कंपनी काम करना चाहती है उनके बारे में बनाई है। दूसरी योजना जो डिस्प्ले फैब के बारे में काम करना चाहती है उनके लिए योजना बनाई है। और तीसरी योजना हमने इन सभी के बारे में, जैसे सेमीकंडक्टर टेस्टिंग करना चाहती है, सेंसर बनाना चाहती है, फोटोनिक्स बनाना चाहती है, डायोड बनाना चाहती है, सेमीकंडक्टर को मिक्स करना चाहती है, टेस्टिंग करना चाहती है, पैकेजिंग करना चाहती हैं, इन सब के लिए हमने एक योजना बनाई है। और इस योजना का क्या है, यह योजना भारत में अबोव रिटर्न सुविधाओं के लिए पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय का 30% वित्तीय सहायता देती है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है
कि ऊपर वाली हमने दो योजनाओं के अंदर कहीं भी ये नहीं पढ़ा कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी, केवल ये लिखा है कि उनको फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी। लेकिन जो तीसरी योजना हम देख रहे हैं उसके अंदर फिक्स कर दिया गया है कि आपको 30% तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो जहां पर ऑड आउट इवन होता है ना, कुछ भी अलग होता है, दूसरों से अलग होता है, वो फैक्ट उठाया जाता है यूपीएससी के अंदर या क्वेश्चन बनाने के अंदर। तो ऊपर वाली दो योजनाओं में कहीं भी हमें 30% का या परसेंटेज का जिक्र नहीं है, लेकिन लास्ट योजना के अंदर हमें 30% का जिक्र है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कुछ अलग है, अलग हट के है, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यदि इस योजना से में क्वेश्चन बनता है तो मुझे लगता है कि यहां से आपको कथन उठाया जा सकता है। 30% का पॉइंट आपको यहां दिया जा सकता है, यहां दिया जा सकता है, और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इस योजना में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए 30% की फाइनेंशियल सुविधा दी जाएगी। कथन सही है या गलत है? कथन हमारा गलत है, क्योंकि केवल और केवल 30% की बात तीसरी योजना में की गई है, पहली तथा दूसरी योजना के अंदर नहीं की गई है। तो ये तीन योजनाएं हमने पढ़ ली। इसके बाद हमारे पास चौथी योजना और है, डिजाइन लिंक प्रोत्साहन। डिजाइन लिंक प्रोत्साहन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिजाइन किस किस का किया जाता है भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, आईसी जिसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने कभी भी अपना मोबाइल खोला है तो आप अपने मोबाइल के अंदर कभी देखना, या कभी आपने लैपटॉप का मदरबोर्ड देखा हो, कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखा हो, तो उसके अंदर एक इस तरह की चौड़ी सी एक पट्टी लगी रहती है, इसमें बहुत कुछ लिखा होता है, और यहाँ पे इसकी छोटी 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 हजारों पिनें लगी दिखाई देंगी आपको इस तरह से। तो ये जो आपको इस तरह का जो आपको डाटा दिखाई देता है वो क्या होता है? आईसी होता है। ये लैपटॉप का आईसी है और इसमें 256 पिन लगी होती हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हमें कुछ, आप अगर लैपटॉप खोल के देखते हो या कुछ और खोल के देखते हो तो उसमें इस तरह से एक लंबी सी हमें काली सी पट्टी दिखाई देती है, और इसमें दोनों तरफ 16 हमारे पास पिनें लगी हुई दिखाई देती है। तो ये हमारे पास अलग अलग आईसी की डिजाइन है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहा जाता है, या एकीकृत सर्किट, एकीकृत परिपथ इसको कहा जाता है। तो यदि कोई भी कंपनी, डिजाइन लिंक योजना किसके लिए है हमारे पास? यदि कोई भी कंपनी आईसी बनाना चाहती है, आईसी का ही दूसरा नाम, यदि आईसी बहुत छोटी होती है तो उसे चिप कह दिया जाता है। कोई चिप सेट बनाना चाहती है, सिस्टम ऑन चिप, एक ही बात है, अलग अलग नामे हैं भाई। सिस्टम ऑन चिप हो गया, सिस्टम ऑन आईपी कोर हो गया, सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन हो गया, ये सब एक जैसी चीजें हमारे पास है, आईसी से मिला जुला ही समान है। यदि कोई इनको बनाना चाहता है तो इनके बुनियादी ढांचे, इनके जो विभिन्न तरह के हमारे पास बुनियादी ढांचा है, एक हिसाब से मैं कह दूं कि आपको बनाने के लिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर, कौन कौन सी आपको सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, और साथ ही साथ आपको वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है। तो 4 तरह की योजनाएं हमने देखी हैं। हर 4 तरह की योजनाओं में तीसरी योजना हमारे पास ऐसी थी जिसके अंदर 30% का बात की गई थी, इसके अलावा किसी योजना में बात नहीं की थी। अब हम चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे पास सेमीकंडक्टर उद्योग जो हैं उनको बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है, अर्धचालकों का बाजार क्या है, आगे इसका फ्यूचर हमारे पास क्या है, इसको बढ़ावा देने की जरूरत क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, अर्धचालक वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक है। आज के टाइम में यदि हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के अलावा तो बात हो ही नहीं सकती। क्यों? आज के टाइम में हर उपकरण हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है। कोई भी आप देखो, पहले इलेक्ट्रिकल हुआ करता था हर चीज हमारे पास, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिकल चीजें खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे हमारे पास कहां शिफ्ट होते जा रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। हर चीज ऑटोमेटिक आती जा रही है हमारे पास। तो यदि हर चीज ऑटोमेटिक आती जा रही है, दूसरा आप देखो ना, आज से 10 साल पहले आप देखो लैपटॉप किसके पास हुआ करता था, और आज की यदि हम बात करते हैं तो हर घर के अंदर आपको 2-2 3-3 लैपटॉप मिल जाएंगे। आज से 10-15 साल पहले मोबाइल कहां था? एक आधे पूरे गांव के अंदर एक आधा या 2-3 मोबाइल मिला करते थे। आज के टाइम में यदि आप देखो कि घर के अंदर 10-10 मोबाइल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर मार्केट बढ़ता चला जा रहा है। आज के टाइम में आप कोई भी किसी भी तरह का होम अप्लायंसेस आप देखो, जो बिजली से चलने वाला कोई भी सामान देखो, टीवी देखो, पंखा देखो, फ्रिज देखो, कोई भी देखो, आप सबके सब ऑटोमेटिक आते जा रही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक हमारे पास बन चुका है अर्धचालक। आज तकनीक की दुनिया में, मैंने जो अभी बताया आपको, टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है, टेक्निक की दुनिया में आजकल जब लगभग सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के इर्द गिर्द घूमता है, तो ऐसे समय में जो माइक्रोचिप्स हमारे पास होती है, इनके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। ये आईसी के रूप में भी गिने जाते हैं, और चिप मुख्य रूप से सिलिकॉन। ये चिप किसके बने होते हैं भाई? सेमीकंडक्टर हमारे पास जो, वैसे तो बहुत से हमारे पास सेमीकंडक्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा जिनका उपयोग किया जाता है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, इनका उपयोग हमारे पास किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम।
सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका उपयोग किया जाता है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, जो सेमीकंडक्टर है उनका जो लास्ट आवर्त होता है, आपने देखा होगा ना, ये नाभिक होता है, नाभिक के बाद हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट आवर्त होता है, सेकेंड आवर्त, थर्ड आवर्त। जो लास्ट आवर्त होता है, लास्ट आवर्त के अंदर इनके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है कि लास्ट आवर्त में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये साइंस वालों को समझ आएगा, बाकी आर्ट वाले शायद इसको नहीं समझ पाए कि इसका मतलब क्या है। जो लास्ट आवर्त होता है, लास्ट कक्षा जो होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि 3 इलेक्ट्रॉन होते तो वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए, लास्ट आवर्त में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो ना तो वो पदार्थ स्थायी हो जाता है। यदि 3 इलेक्ट्रॉन होते, ध्यान थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। ये मान लो हमारी अंतिम कक्षा है, ये हमारा नाभिक था और ये हमारी अंतिम कक्षा है। यदि हमारी कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहता है अपना स्थायित्व प्राप्त करना, और स्थायी होने के लिए उसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है कि यदि मेरे पास अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्थायी हो जाऊंगा। यदि मान लो किसी के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो ढूंढता है कोई हमारे पास ऐसा मिल जाए जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो। मान लो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, 3 इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, तो इसके पास कितने हो जाते हैं, इसके पास लास्ट आइडेंट में 0 हो जाते हैं। 0 चाहे 0 हो लास्ट में, चाहे 8 हो, तो ये स्थायी हो जाता है। इसके पास 0 हो जाते हैं, स्थायी हो जाता है, और इसके पास कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, ये भी स्थायी हो जाता है, दोनों स्थायी हो गए। अब होता क्या है कि जिसके लास्ट कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको यदि अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं या इसको अपने इलेक्ट्रॉन 0 करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 4 ही तो त्यागने पड़ेंगे और 4 ही क्या करने पड़ेंगे, ग्रहण करने पड़ेंगे। यदि ये 4 त्यागता है तब इसके पास 0 होते हैं, या ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब इसके पास 0 होते हैं। तो ये भी ऐसा इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होता है कि 4 त्याग दूं, 4 ग्रहण कर दूं, और मोस्टली त्यागना चाहते हैं, और ये भी ऐसा ढूंढ रहा होता है कि 4 त्यागना चाहते हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपना छोड़ना ही चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना चाहते हैं, लेने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे क्या था, इसके पास 5 थे, इसने कहते मेरे 3 और ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ भी इसके भी 4 है, इसके भी 4 है, लड़ाई हो जाती है कौन देगा कौन नहीं देगा, इसलिए ये आपस में जॉइंटिंग नहीं कर पाते हैं। जॉइंटिंग नहीं कर पाते, इस वजह से क्या नहीं हो पाता भाई, इनके अंदर बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया, और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या होता है, भी विद्युत की चालकता होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। जैसे ही इनको उच्च ताप दिया जाता है, उच्च ताप पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाता है। जब उच्च ताप दिया जाता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा अपनी जगह छोड़ के, वैसे ही क्या हो जाता है भाई, ये चालक विद्युत का बन जाता है, या तो 5 हो जाएंगे या 3 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो मोस्टली जो हमारे पास बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं, वो हर पदार्थ जिसके लास्ट जो हमारे पास कोष्ठक होता है, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो, हमें क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किए जाने वाले सेमीकंडक्टर है वो हमारे पास कौन से हैं भाई, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। इसके अलावा भी हमारे पास आर्सेनिक हो गया वगैरह, बहुत से हमारे पास सेमीकंडक्टर हमारे पास पाए जाते हैं। इन चिप के बिना यदि हम आईसी नहीं बनाएंगे, तो इन चिप के बिना स्मार्टफोन हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, यहाँ तक कि जो हमारे पास डिजिटल जो हमारे पास चिकित्सा के उपकरण हैं, उनको भी हम नहीं बना पाएंगे, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा बीपी चेक करने की मशीन, शुगर चेक करने की मशीन, इनके बारे में आपने देखा होगा। आज से कुछ टाइम पहले की आप बात करो कि डॉक्टर के पास अब जब जाते थे तो एक लंबी सी उसके पास मशीन हुआ करती थी, पारा जिसमें लगा होता था, वो ऐसे ऐसे करके पंप किया करता था, तब आपका बीपी मालूम होता था। आजकल वो लगाता है और एक हमारे पास छोटी सी डिवाइस लगी होती है, उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है इतना बीपी। इसी तरह ऐसा थर्मामीटर को देखा होगा, पहले पारे वाला थर्मामीटर आया करता था, आजकल नंबर सिस्टम वाला थर्मामीटर आता है, मुंह में लो सीधा आपको बता देता है आपका टेम्परेचर कितना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये इन्हीं सेमीकंडक्टर के द्वारा पॉसिबल हो पाया, इन्हीं आईसी के द्वारा पॉसिबल हो पाया। तो आईसी का बाजार जो है बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है। यहाँ तक यदि हम ई वाहनों की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन की हम बात करते हैं, उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर का उपयोग हद से ज्यादा किया जाता है। कोविड-19 महामारी के अंदर हमने देखा कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मांग समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। कोविड-19 के अंदर आपको टेम्परेचर को मापने के लिए, जो आपने देखा होगा, आपके माथे से थोड़ी सी दूर एक उपकरण रखा जाता था, उसमें आपका टेम्परेचर आ जाता था। तो वो किससे पॉसिबल हो पाया, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से पॉसिबल हो पाया था। इसीलिए ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है एक आकर्षक उद्योग प्रतीत होता है और इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के टाइम में यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट हो सकता है। भारत में, यदि मैं भारत की बात करता हूँ खास करके, तो भारत में अर्धचालकों की खपत जो है 2026 तक, आज की बात नहीं करें, आज के 5 साल बाद 80
80 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है कि भाई 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये हमारे पास तरीका ये है कि हम इंडिया के अंदर ही बनाने लग जाएं। दूसरा है कि हम सब कुछ आयात करें। तो 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और 2030 तक ये बढ़ के कितना हो जाएगा भाई 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा सामान यदि हम आयात ही करते रह गए फिर तो बढ़ गई हमारी पार भाई। दूसरा, दुनिया में, और दूसरी खास बात क्या है, खास बात इस उद्योग की है कि इसमें कंपटीटर बहुत ही कम हैं। दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जो चिप का निर्माण करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, नीदरलैंड, केवल 5-6 कंट्री हो गए, और हाल ही के अंदर जर्मनी भी जो है इसके रूप में उभरता है। तो 5-6 ही कंट्री हमारे पास ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है आईसी चिप का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कोई भी कंपनी आईसी चिप का निर्माण नहीं करती है। आप अपना कोई सा भी मोबाइल उठा के देखना, और मोबाइल का जो मदरबोर्ड है ना इसके ऊपर देखना, लगभग 90% मोबाइलों के मदरबोर्ड के ऊपर लिखा होगा मेड इन साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के अंदर बने हुए आपको मिलेंगे। तो ये चिप हमारे पास से बनाए ही नहीं जाते भाई, ठीक है। तो बहुत ही कम कंपटीटर हैं। तो 5-6 कंपटीटर हैं। तो यदि इस मार्केट के अंदर आप स्टेबल होना चाहते हो तो आप बहुत ही कम एफर्ट के द्वारा बहुत ही आसानी से इसमें स्टेबल भी हो सकते हो। अतः भारत को भी इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए तथा इस टेक्निक के अंदर, इसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आगे हमारे पास है जूट उद्योग। हमारी डिश ने काम करना बंद कर दिया है। अब आगे हमारे पास है जूट उद्योग। जूट उद्योग चर्चा के अंदर क्यों है? पश्चिमी बंगाल में जारी संकट के कारण कई जूट मिलें बंद हो गई हैं। जूट को आप जानते हो पटसन भी जूट को बोला जाता है, जिसके द्वारा आम भाषा में कह दूं मैं कि रस्सी, जिससे सूतली आपने नाम सुना होगा, या बोरी आपने नाम सुना होगा। बोरियां गट्टे जो होते हैं जिससे बनाए जाते हैं वो जूट हमारे पास होता है। बहुत से इसके उपयोग हैं। ये तो मैंने आपको केवल एक या दो ही एग्जाम्पल बताए हैं। ये तो जूट उद्योग की यदि मैं चर्चा करता हूं तो जूट उद्योग इसलिए चर्चा के अंदर आ गया कि हाल ही के अंदर हमने देखा कि वेस्ट बंगाल के अंदर जूट की मिलें जो है बंद हो गई। जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो हमारा सुंदरवन का डेल्टा आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर गंगा नदी, इसके अंदर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो नदी है बंगाल की खाड़ी के अंदर मिलती है, तो वहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है उसको। वहाँ पर जूट हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है। तो सुंदरवन का डेल्टा हमारे उड़ीसा के अंदर मान लो, वेस्ट बंगाल के अंदर मान लो, बिहार से मान लो कि शुरू, अगर मान लेते हैं यदि हम बिहार से अब से जमना शुरू हो जाए तो बिहार, उड़ीसा जो हमारे पास राज्य है यहाँ पर हम मान सकते हैं, या मोस्टली हमारे पास कहाँ है ये बांग्लादेश के अंदर भी सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। तो ज़्यादातर यदि हम मान लो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जूट यदि उत्पादित होता है तो वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। तो जूट का सामान बनाने वाली जो मिलें हैं वो भी हमारे पास कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर ही हैं। और हाल ही के अंदर ये देखा गया कि कई सारी जूट की मिलें जो है, बहुत ज़्यादा जूट की मिलें जो है वो क्या हो गई भाई, बंद हो गई। और इस वजह से क्या है, क्या क्या फर्क पड़ेगा हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जूट की जो मिलें हैं उनके बंद होने का रीज़न क्या रहा, ऐसा क्या कारण है कि जूट की मिलें बंद हो रही हैं। क्या उन्हें कच्चा माल नहीं मिल रहा, क्या उनके पास श्रमिक नहीं है, क्या उनके पास मशीनरी की सुविधा उपलब्धता नहीं है, या कोई और हमारे पास रीज़न है। तो उन रीज़न को हम जानने की कोशिश करते हैं भी ऐसा क्या हुआ कि जूट उद्योग क्या होने लगे, हमारे पास बंद होने लगे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, मिलों द्वारा खरीद की उच्च दर। जो मिलें सामान को खरीदती है, मिलें कच्चे जूट को प्रसंस्करण के बाद बेचे जाने वाली कीमतों से भी अधिक मूल्य पे खरीद रही हैं। ये देखने में ताज्जुब की बात में लगती है। इन्होंने एक आगे डाटा भी हमें दिया हुआ है कि मिलें जो कच्चा माल खरीद रही है ना, वो कच्चे माल का रेट ही इतना ज़्यादा है कि आप पका हुआ माल या जो प्रोडक्ट यदि उत्पाद यदि मार्केट के अंदर बेचते हो तो उत्पाद का रेट कम है और कच्चे माल का रेट ज़्यादा है। यदि आप 100 रुपये का कच्चा माल खरीद रहे हो और उससे उत्पाद यदि बना रहे हो तो उससे उत्पाद जो मार्केट के अंदर जा रहा है वो 80 ही रुपये का जा रहा है। मतलब आपको लगभग 10 से लेके 20% तक का नुकसान हो रहा है। और ऐसी कौन सी मिल होगी भाई जो नुकसान के अंदर चलेगी। इसीलिए जो मिल के जो मालिक हैं, कारखानों के जो मालिक हैं, वो अपने मिलों को क्या करते जा रहे हैं, बंद करता जा रहे हैं। और ऐसा क्या कारण है कि कच्चा माल उनको महंगा पड़ रहा है। कच्चे माल के महंगा पड़ने का रीजन क्या है, मिलें अपना कच्चा माल सीधा किसानों से प्राप्त नहीं करती हैं। यदि वो सीधे किसानों से प्राप्त करती तो शायद उनको कच्चा माल सस्ता मिल जाता। सीधे किसानों से प्राप्त नहीं करती, और प्राप्त नहीं करती इसके क्या क्या कारण है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहली बात, मिलों तथा किसानों के बीच में अत्यधिक दूरी। जहाँ पर हमारे पास मिल स्थापित है और जहाँ पर किसान जूट की खेती करते हैं उनके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा दूरी है कि मिल यदि मिल किसान के पास जाके उसको खरीदेगी तो उसको जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। दूसरा, जो
जूट है और मिल को जो जूट चाहिए वो इतना जूट चाहिए कि कई 100 किसान यदि मिलेंगे, खेती करेंगे, तब उनकी एक मिल की आपूर्ति कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक किसान या 2 किसान उस मिल की आपूर्ति कर देगा, और ऐसा भी नहीं है कि वहां पर सारे के सारे किसान जूट ही उगाते होंगे। तो एक एक किसान के पास या सैकड़ों किसानों के पास जा पाना मिलों के लिए पॉसिबल नहीं है। ये इनके लिए और भी घाटे का सौदा हो सकता है। यही आगे लिखा है कि जूट की आवश्यकता मात्र प्राप्त करने के लिए मिलों को किसानों के पास जाना होगा, क्योंकि एक भी किसान पूरी मिल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जूट का उत्पादन करने के लिए प्राप्त नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। तो पहली बात क्या है भाई, ये अपनी हाई कॉस्ट पे खरीद रही हैं और लो कॉस्ट पे अपना प्रोडक्शन बेच रही हैं, इसलिए नुकसान हो रहा था इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। दूसरा क्या भी, जो खरीद की प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा बोझिल है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है? क्योंकि मैंने कहा मिलें सीधी किसानों तक नहीं जा पाती हैं। जब मिलें किसानों तक नहीं जा पाती हैं तो जो बिचौलिए लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, उनके माध्यम से मिलें खरीदती है। बिचौलिए क्या करते हैं, किसानों से कम रेट पे सारे का सारा जूट खरीद लेते हैं। अब सारा जूट यदि किसानों ने बिचौलियों ने खरीद लिया तो मिलों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनके पास एक ऑप्शन बचा है कि उन बिचौलियों से आप खरीद लो। अब यदि उन बिचौलियों से मिलों ने खरीदना है, मिलों ने खरीदना है और केवल जूट बिचौलियों के पास है और किसी के पास नहीं है, तो अब बिचौलिए जो है, व्यापारी लोग जो है, अपने मन मानने ऊंचे दामों के ऊपर क्या करते हैं, भी मिलों को कच्चा माल बेचते हैं। यही यहाँ लिखा गया है, खरीद अब बिचौलियों तथा व्यापारियों के माध्यम से होती है और एक मानक प्रथा के रूप में बिचौलिए अपनी सेवाओं के लिए शुल्क भी लेते हैं, जिससे किसानों के जूट की खरीद, छंटनी, बिल तैयार करना, फिर गांठों में लाना शामिल होता है। ठीक है, तो बिचौलिए क्या है भाई, हाई रेट के ऊपर बेचते हैं। तीसरा जमाखोरी, मैंने अभी आपको बताया जमाखोरी कैसे है भाई। जमाखोरी, बिचौलिए हमारे पास कुछ एक मात्रा के अंदर ही होंगे, किसान तो हमारे पास हद से ज्यादा हो सकते हैं, बिचौलिए कुछ मात्रा के अंदर ही होते हैं और वो हद से ज्यादा क्या कर लेते हैं, इसकी जमाखोरी कर लेते हैं। और जमाखोरी का नतीजा क्या पड़ता है कि कुछ ही लोगों के हाथ में अब जूट हमारे पास आ गया। पहले बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में था, अब कुछ लोगों के हाथ में आ गया, तो मनमर्जी करेंगे और उच्च रेटों पे बेचते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, सरकार के पास किसानों से कच्चे जूट की खरीद के लिए एक निश्चित एमएसपी सरकार ने दिया हुआ है। सरकार का जो एमएसपी है वो कितना है भाई, 4,750 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार कहती है 4,750 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम खरीदेंगे। हालांकि जब ये मिल तक पहुंचता है, मिल तक पहुंचते ये 7,200 रुपए प्रति क्विंटल हो जाता है। कहाँ, 4,750 रुपए, और कहाँ हमारे पास कितना हो गया भाई, 7,200 रुपए। मतलब 3500 रुपए ज्यादा पे किसानों, 3500 रुपए ज्यादा पे करना पड़ रहा है किसको, मिल को। प्रति क्विंटल की हम बात कर रहे हैं, प्रति क्विंटल 3500 रुपए ज्यादा पे करना पड़ता है। और जब अंतिम प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो अंतिम उत्पाद जो बनाती हैं मिलें, वो कितने में बनाती है भाई, 6500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उनका बिकता है। तो एक हिसाब से मैं कह दूं, मिलों को एक क्विंटल के पीछे 700 रुपए का नुकसान हो रहा है भाई। एक दिन में यदि 700 रुपए का नुकसान हो, वो भी नुकसानदायक है, तो भी मिलें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। यहाँ तो एक क्विंटल के पीछे 700 रुपए का नुकसान हो रहा है। और यदि मान लो एक मिल के अंदर 100 क्विंटल प्रोडक्शन होता है डेली का, आम बात है भाई, हो सकता है यदि 100 क्विंटल प्रोडक्शन होता है तो एक दिन का आप नुकसान लगा के देखो कितना हो गया, 70,000 रुपए एक दिन का नुकसान। ऐसी कौन सी मिल है भाई जो 70,000 रुपए घाटा खा के अपने चलेगी। इसलिए मिलें क्या होती जा रही है, बंद होती जा रही हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, चौथा जो कारण है मिलों के बंद करने का, वो है चक्रवात का प्रभाव। 2020, 21, 19 के अंदर हमने देखिए लगातार चक्रवात आ रहे थे। मई 2020 के अंदर अंतिम में हमारे पास आया था अम्फान चक्रवात, और ये चक्रवात जो आए थे इसकी वजह से जो हमारा पश्चिम बंगाल का तटीय इलाका है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। और इसी तटीय इलाके पे हमारे पास जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो तटीय इलाके के प्रभावित होने की वजह से जूट का उत्पादन प्रभावित हुआ। इस वजह से जूट के जो हमारे पास उपजाऊ भूमि है या जूट जो उगाया गया था उन रकबों के अंदर कमी आई है, जिसकी वजह से पिछले वर्ष की तुलना में हमारे पास जूट का उत्पादन कम हुआ है। और यदि कहीं जूट का उत्पादन हुआ भी है तो वो अच्छी क्वालिटी का जूट का उत्पादन नहीं हुआ है। इस वजह से भी मिलों को कच्चा माल मिलना बंद हो गया, और कच्चा माल मिलना यदि मिलों को बंद हो गया तो मिलें बंद होना शुरू हो गई। अब बात करते हैं कि यदि मिलें बंद होना शुरू हो गई तो हमें चिंता की क्या बात है, चिंता हम क्यों करें। चिंता का रीजन देखो दिया गया है, क्योंकि जूट क्षेत्र देश में 3,70,000 श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।
ये तो डायरेक्ट है कि जो इसके अंदर जूट के जो मिलें हैं उनके अंदर सीधे जो कर्मचारी काम करते हैं वो 3,70,000 कर्मचारी हैं और लगभग 40 लाख किसान परिवार। कितने परिवार भाई? 40 लाख। किसान की बात नहीं कर रहा, 40 लाख किसान परिवार की हम बात कर रहे हैं। और एक परिवार के अंदर यदि हम 2 या 3 सदस्य भी माने तो कम से कम 1 करोड़ लोग हो गए। 1 करोड़ लोग ये हो गए, 4 लाख लोग वो हो गए, तो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे पास ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर जुड़े हुए हैं भाई? किसके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं? जूट उद्योग के ऊपर। और यदि जूट की मिलें बंद हो गई तो इन 1 करोड़ लोगों का व्यवसाय क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इनको क्या होगा भाई? आजीविका का नुकसान पहुंचेगा। भारत में जूट का कुल उत्पादन जो होता है, मैंने अभी आपको बताया, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, आसाम के अंदर, उड़ीसा के अंदर होता है और लगभग 99% हिस्सा जो इंडिया में जूट का होता है इन्हीं 3-4 राज्यों में ही होता है। जूट क्षेत्र से संबंधित पहले क्या क्या की गई हैं भाई? इससे जूट के क्षेत्र में क्या क्या पहल की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? तो करंट अफेयर तो हमारा यहाँ तक खत्म हो गया। एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं, यदि आपको इनके बारे में मिलने को पढ़ने को मिले कहीं पर तो आप जरूर पढ़ना। तो जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 पहल की थी। पहला सरकार ने क्या किया था भाई? गोल्डन फाइबर क्रांति। आपने देखा होगा कि हमने टाइम टाइम के ऊपर अलग अलग क्रांतियां हम लेके आए। जैसे श्वेत क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, दूध के बारे में थी, है ना, आपने हरित क्रांति के बारे में सुना होगा। इसी तरह से जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति हम लेके आए थे उसका नाम था गोल्डन फाइबर क्रांति या स्वर्ण धागा क्रांति जिसको कहा जाता है। दूसरा, जूट तथा मेस्टा में प्रौद्योगिकी मिशन, ये हमने 2 पहल लेके आए थे। और उसके बाद हमारे पास नियम है जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987, जूट जियो टेक्सटाइल हमारे पास धागा होता है, जूट से जो धागा बनाया जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। जूट स्मार्ट ये कार्यक्रम, जूट के जो प्रोडक्शन हैं उनको ई कार्यक्रम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से क्या करना, बेचना, इसके बारे में हमारे पास ये कार्यक्रम लेके आए थे हम। तो ये 5 हमारे पास अलग अलग कार्यक्रम हैं जो जूट के उद्योग जो है उनको प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर सरकारों के द्वारा लागू किए गए हैं। यदि आपको इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल होती है, नेट पे सर्च करना, आपको जानकारी हासिल होगी। आप कम से कम 2-2, 4-4 लाइनें इनके बारे में भी जानकारी हासिल करें। साथ ही साथ जूट के बारे में आपको जो भी जानकारी हासिल होती है, देखो जूट आपको फसल है तो आपको इस जियोग्राफी के अंदर भी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है ना, जो हमारा क्रॉप सिस्टम है। जब क्रॉप सिस्टम पढ़ोगे तो आपको जूट के बारे में भी जानकारी हासिल मिलेगी। तो जूट के बारे में जो भी जानकारी आपको मिलती है, ये किस तरह का पौधा है, इसकी जलवायु कैसी चाहिए, इसको वातावरण कैसा चाहिए, इसको वर्षा कितनी चाहिए, इसको मिट्टी कैसी चाहिए, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। हाँ, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जूट का जो उत्पादन है इंडिया के अंदर ही किया जाता है। जूट के उत्पादन में इंडिया कौन से स्थान पे है भाई? जूट के प्रोडक्शन में भारत जो है पहले नंबर पे है। भारत के बाद नंबर आता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास बांग्लादेश का नंबर आता है, और जैसे मैंने आपको बताया सुंदरवन का डेल्टा, और तीसरे नंबर पे किसका नंबर आता है भाई? चीन का नंबर आता है। तो जितने भी जानकारी आपको जूट के बारे में मिलती है, आप हर एक जानकारी को इकट्ठा कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो सके। करंट अफेयर में जो टॉपिक था वो मैंने आपको पूरा करवा दिया। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट तथा सीआरआर में वृद्धि। फिर मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो है हर 3 महीने के बाद अपनी समीक्षा करती है, और मार्च में समीक्षा की गई है और अब जून में समीक्षा की गई है। तो हर 3 महीने बाद समीक्षा करती है। तो समीक्षा के अंदर आरबीआई अपनी जितनी भी रेट होती हैं, जितनी भी दरें होती हैं, उनको बढ़ाती हैं या घटाती हैं। महंगाई के हिसाब से, मुद्रास्फीति के हिसाब से, विश्व के अंदर क्या चल रहा है उस सब के हिसाब से हर एक बात को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट तथा सीआरआर को घटाती है या बढ़ाती है। अब रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, सीआरआर क्या होती है, बहुत सी टर्मिनोलॉजी हमारे पास है। इनके बारे में मैं यहाँ पर केवल ब्रीफ आइडिया दूंगा, और जो आरबीआई की जो रिपोर्ट होती है इनके बारे में भी केवल हम ब्रीफ आइडिया लेंगे। मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया है कि जब हमारा फरवरी या मई मार्च चल रहा होगा और हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आ जाएगा, तब मैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर एक हम पूरी 2 या 2.5 घंटे की वीडियो बनाएंगे, अच्छी खासी वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो के अंदर हम जानकारी हासिल करेंगे एक एक टर्म के बारे में। उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप अपना इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अपना ध्यान से पढ़िए, और जो बेसिक टर्म है, आप रेपो रेट को बार बार समझाता फिरूं, या इसमें कम से कम हमारे पास 10 से ज़्यादा टर्म हमें देखने को मिलती है। एसएलआर मिलता है, एसपीआर मिलता है, सीआरआर मिलता है, डीएसएलआर मिलता है, बैंक रेट मिलता है। तो ये सब कुछ यदि मैं इकोनॉमिक्स की या करंट की क्लास में यदि आपको बताऊंगा तो ये हद से ज़्यादा हो जाएगा, इतना हम नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो करंट में हमने देखा है, रेपो रेट में क्या चेंज किया है, सीआरआर में क्या चेंज किया है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वरना आप इस बात से टेंशन फ्री रहिए, यदि आपको समझ नहीं आता है तो मार्च या अप्रैल
तक आप वेट कीजिए। जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आ जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर एक अच्छी खासी वीडियो हम बनाने वाले हैं, निश्चिंत होकर रहिए। अब हम आते हैं, आज हम कितना पढ़ने वाले हैं इस रिपोर्ट के बारे में, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। चर्चा में क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति, जो भी ये हमारे पास रेपो रेट ये इसका निर्धारण किया जाता है आजकल, वो किया जाता है मौद्रिक नीति समिति हमारे पास बनी हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की, उसके द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से जो रेपो रेट हमारी है, रेपो रेट को 40 आधार अंकों से बढ़ा दिया है, 4.40% कर दिया। इसका मतलब कि अभी पहले 4% हुआ करती थी रेपो रेट, और अब कितनी कर दी है भाई? 4.40% कर दी है। और इसी तरह से CRR की यदि हम बात करते हैं, देखेंगे हम CRR क्या होता है, ये हम बात करें रेपो रेट की, और यदि हम CRR की बात करता हूं तो ये हमारे पास 50 अंकों से बढ़ाई है। इसका मतलब कि पहले 5% हुआ करता था, अब ये पहले 4% हुआ करता था, ये भी अब कितना कर दिया गया भाई? 4.5% कर दिया गया है। तो रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है 0.40% या 40 अंक बता दूं मैं, और दूसरा CRR को बढ़ा दिया गया है 50 अंक, 4.50 हो गया। अब CRR क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है, थोड़ी सी देर में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। हम पहले ये बात करते हैं कि RBI ने मई 2020 के बाद पहली बार रेपो रेट के अंदर बढ़ोतरी की है। लगातार 11 हमारे पास ऐसी समय वो रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें रेपो रेट को नहीं बढ़ाया गया था। ये 12वीं रिपोर्ट आई है जिसमें रेपो रेट को बढ़ाया गया है, और कितना बढ़ाया गया है भाई? 0.40 बढ़ाया गया है। थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं, मौद्रिक नीति समिति क्या चीज़ है? मौद्रिक नीति समिति यह है विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत एक संवैधानिक तथा संस्थागत ढांचा है। तो ये किसके लिए बनाई गई है भाई? इंडिया के अंदर मूल्य जो है स्थिर रहे, विकास का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सके, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारा जो अधिनियम है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, उस अधिनियम के तहत बनाया गया है कि कानूनी ढांचा है, संस्थागत ढांचा हमारे पास है। और जो मौद्रिक नीति होती है इसका जो हमारे पास पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई? RBI के गवर्नर होते हैं। वर्तमान में जो दरें हैं वो दरें कितनी कितनी की गई हैं? मैंने कहा बहुत सी दरें हैं। कौन कौन सी दरें होती है हम हर दर के बारे में तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन रेपो रेट और CRR के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं। हर दर के बारे में हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है। रेपो रेट हमारे पास कितनी है अभी? पहले कितनी थी? 4% हुआ करती थी, और अब इसको बढ़ा दिया, कितना गया है? 4.40% कर दिया गया है। रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, और आप जानती हो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है, और इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक से क्या लेता है? प्रतिभूति खरीदता है। ध्यान से देखिए आप, ये है हमारा केंद्रीय बैंक जिसको हम कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये हमारे पास कोई दूसरा बैंक है, मान लो XYZ बैंक है, XYZ बैंक है, ठीक है। इस बैंक को क्या है भाई? रुपयों की जरूरत है। इस बैंक को रुपयों की जरूरत है। जब रुपयों की जरूरत होती है वो रुपया RBI के पास जमा किया जाता है, तो RBI क्या करता है? उनको जिस रेट के ऊपर ब्याज देता है उस रेट को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। दूसरा हमारे पास है CRR में बढ़ोतरी की गई है। पहले कितना हुआ करता था? CRR 4.4% हुआ करता था, अब इसे 4.5% कर दिया गया है। CRR 21 मई से प्रभावी हो गया, ये भी 21 मई से प्रभावी हो गई। जो नई दरें थी वो 21 मई 2022 से प्रभावी हो गई थी। CRR क्या होता है? जितने भी हमारे पास बैंक होते हैं, बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित जमा होता है। जितने भी मान लो बैंक है, मान लो ये हमारे पास RBI है और ये हमारे पास कोई भी सेंट्रल बैंक है, तो जब आप सेंट्रल बैंक बनाने की परमिशन लेते हो ना, तो RBI कहता है कि आपके पास जितना भाई पैसा है उस पैसे का एक निश्चित भूभाग, उस पैसे की निश्चित राशि आप हमारे पास जमा करवा दीजिए। जो निश्चित राशि हमारे पास जमा है, बाय चांस कभी ऐसा होगा कि आपका बैंक दिवालिया होने लगेगा, आपका बैंक डूबने लगेगा, कुछ और होने लगेगा, तो उस निश्चित राशि से आपके बैंक को बचाया जा सकता है, या उस निश्चित राशि से आपके बैंक का जो कर्जा है वो चुकाया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में RBI हर एक बैंक को कहता है कि आपका जितना भी टोटल अमाउंट है उसका कुछ हिस्सा हमारे पास रखिए। तो आज तक ये 4.4% हुआ करता था कि जितना आपका टोटल अमाउंट उसका 4% आप हमें दे दो, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि आपका 4.5% आपको हमें देना पड़ेगा। मतलब बैंकों के ऊपर एक्स्ट्रा भार बढ़ा दिया है CRR ने। ये तो मेरे पास 2 रेट थी। इसके अलावा भी हमारे पास और रेट होती हैं। स्थायी जमा सुविधा रेट, जिसको FDI रेट बोलते हैं, 4.15%, 4.15%। सीमांत स्थायी सुविधा रेट 4.65%, बैंक दर 4.65%, SLR 18%। तो ये हमारे पास कुछ और रेट हैं, इनके बारे में हम टाइम टू टाइम डिटेल के अंदर जानकारी हासिल करेंगे। छोटी मोटी परिभाषाएं देके हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, नहीं हम टाइम खराब करेंगे। लेकिन हम ये जरूर देखना चाहते हैं कि जो रेपो रेट को बढ़ाया है, CRR को बढ़ाया है, इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि रेपो रेट को बढ़ा दिया तो इसका हमारे पास बड़ा फर्क
फर्क ये पड़ेगा कि अब जो हमें लोन बैंक से सस्ता मिलता था, अब वो लोन हमें महंगा मिलना शुरू हो जाएगा, केवल एक ही फर्क पड़ता है। तो इससे क्या है भाई, बैंकिंग सिस्टम ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। जो बैंकिंग सिस्टम की ब्याज दरें हैं उनमें बैंकिंग सिस्टम क्या कर सकता है, बढ़ोतरी कर सकता है। वाहन, घर, अन्य व्यक्तिगत तथा कॉर्पोरेट ऋणों के समान मासिक किस्तों के अंदर भी क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। जितने भी तरह के हमारे पास ऋण हैं सभी की वार्षिक किस्तों में वृद्धि हो सकती है। जमा दरों के रूप में भी इनकी जो अवधि है उनकी दरों में वृद्धि हो सकती है। रेपो रेट में बढ़ोतरी होने से देखो एक ही फर्क पड़ता है, जैसे जैसे जिस रेपो रेट बढ़ाई जाएगी वैसे ही जो भी हमारे पास ब्याज की दरें हैं वो भी क्या हो जाएगी, भी बढ़ जाएगी। चाहे किसी भी तरह का कोई सा भी ब्याज हो उसकी दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एक ही फर्क पड़ेगा। सीआरआर की यदि हम बात करते हैं, सीआरआर में हमारे पास मैंने क्या कहा, बैंक को अपना निश्चित राशि आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। पहले 4% करवाया करता था, अब 4.5% करवाएगा। 4.5% का मतलब है अब और भी ज्यादा पैसा बैंक को कहाँ देना पड़ेगा, आरबीआई को देना पड़ेगा। यदि बैंक ने ज्यादा पैसा आरबीआई को दे दिया तो बैंक के पास खुद के पास पैसा क्या बचेगा, कम बचेगा। उसके पास खुद के पास पैसा कम है तो खुद का व्यापार है, खुद का बिजनेस करने के लिए उसके पास पैसा कम है तो उससे बैंकों में क्या आ जाएगी, लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी, बैंक के पास फंड कम हो जाएगा। बैंक क्या करेगा, जो ब्याज की दरें वगैरह है वो क्या कर देगा, हाई कर देगा। सेम वही बात यहाँ होने वाली है। तो सीआरआर में वृद्धि से बैंकिंग प्रणाली से 87,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। मतलब 87,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो है कहाँ जमा हो जाएंगे भाई, आरबीआई के अंदर जमा हो जाएंगे, जिससे बैंकों के उधार देने योग्य संसाधन कम हो जाएंगे। मैंने अभी बताया जो बैंक लोन देता है, बैंक की कमाई क्या है भाई, बैंक की कमाई केवल एक है, वो लोन देता है, उधार देता है और उधार से जो उसको ब्याज मिलता है वो ब्याज ही बैंक की कमाई है। इसके अलावा बैंक के पास वो कमाई नहीं है। तो उधार देने के लिए पैसे उसके पास कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, फंड की लागत बढ़ जाएगी। बैंक का शुद्ध ब्याज का जो मार्जिन है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शुद्ध ब्याज का मार्जिन क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कि बैंक की जो इनकम है, बैंक को इनकम के द्वारा मिलने वाला ब्याज। मान लो बैंक ने लोगों को उधारा दे रखा है, बैंक ने जितना भी उधारा दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, तो उसके द्वारा बैंक को ब्याज मिलता है, ये है बैंक को प्राप्त हुआ ब्याज। और दूसरा, बैंक के अंदर यदि पैसे जमा करा रखे हैं लोगों ने तो उनको भी तो बैंक ब्याज देता है। तो ये मान लो ये ब्याज है, एक्स ब्याज है जो बैंक ने प्राप्त किया, और वही जो ब्याज है ये है बैंक ने दिया या बैंक ने चुकाया। यदि जो बैंक ने प्राप्त किया उसमें से यदि बैंक ने चुकाया उस ब्याज को हम घटा देते हैं, एक्स माइनस वाई कर दूंगा, मान लो जेड आ गया, तो ये जेड हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया, शुद्ध ब्याज हमारे पास आ गया। तो यदि बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा तो बैंक का शुद्ध ब्याज है वो भी क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध जो बैंक का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। ये इसका फर्क पड़ेगा। तो फिर मैं आपको बता दूं जो आरबीआई की जो ये करंट मौद्रिक नीति है इसके बारे में हमने केवल इतनी जानकारी हासिल की है कि हम इसके टच के अंदर रहें, ताकि जब हम अंतिम के अंदर पूरी एक साल की मौद्रिक नीतियां पढ़ रहे होंगे तब आपको ये नहीं लगे कि यार ये क्या हो गया, ये क्या होगा। धीरे धीरे मैं आपको हैबिचुअल बना रहा हूँ उस अंतिम अपनी वीडियो के लिए जो हम मई अप्रैल या मार्च के लास्ट वीक के अंदर हम करने वाले हैं। अगली तरफ हम जाते हैं, चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण। चावल आपने देखा होगा, चावल को धान भी कहा जाता है, पेडी फील्ड को कहा जाता है। चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण, ये आपने देखा होगा कि चावल की रोपाई की जाती है। चावल को पहले क्या किया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा बहुत ही कम मात्रा के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि नर्सरी के रूप में चावल को तैयार कर लिया जाता है। फिर चावल को उन गुंटों को उखाड़ा जाता है जो 30 या 35 दिन की हो चुकी होती हैं। फिर उनको एक एक करके रोपा जाता है, पानी से भरे हुए या दलदली मैदानों के अंदर रोपा जाता है। तो उसे कहते हैं चावल की रोपाई करना। लेकिन ये दूसरा तरीका है चावल का, चावल के सीधे बीजों को ही लगा देना। ठीक है, एक तो वो तरीका हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड था कि हम चावल के पहले नर्सरी तैयार किया करते थे, पौध तैयार किया करते थे, उसको फिर वो पंजीरी जिसको बोलते हैं उसको खड़ा करते थे और लगाया करते थे एक एक करके। दूसरा हमारे पास क्या है, चावल का प्रत्यक्ष बीजारोपण करना कि सीधा आप चावल को ही उगा दो। चर्चा के अंदर क्यों है, हाल ही के अंदर पंजाब सरकार ने, किसने भाई, पंजाब सरकार ने, क्योंकि हमारे पंजाब का इलाका जो है चावल की खेती के लिए बहुत अच्छा इलाका माना जाता है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण के लिए, डायरेक्ट सीड रिप्लेसमेंट कहते हैं इसको, चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण के लिए हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपये का प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने कहा है कि चावल आपने उगाना है, आपके पास दो तरीके हैं, एक है आप ट्रेडिशनल मेथड जो है उसके द्वारा अपनाओ, दूसरा आपके पास डीएसआर मेथड है आप उसके द्वारा लगाओ। यदि आप डीएसआर मेथड से लगाते हो तो हम आपको प्रति एकड़ 1500 रुपये की आपको क्या देंगे, सहायता देंगे।
राज्य में दर्ज 2021 में कुल धान या चावल का जो 18% था, जितना कुल लगाया गया था उसका 18% डीएसआर के तहत किया गया था, वो था हमारे पास 5.62 लाख हेक्टेयर। जबकि सरकार इस बार चाहती है कि इस बार 10 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र ऐसा हमारे पास होना चाहिए जहाँ पर चावल हम सीधा लगाएं। अब सीधा लगाएं, इसका फायदा क्या होने वाला है, और सरकार उसको 1500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि क्यों दे रही है, फायदा हम थोड़ी देर के अंदर जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं डीएसआर क्या होता है और धान की सामान्य रोपाई क्या है, उन दोनों के अंदर अंतर क्या है। जो सामान्य रोपाई है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। किसान धान की रोपाई से पहले धान के बीज को बोकर एक नर्सरी तैयार करते हैं और बाद में उस पौधे के रूप में उसे उगाया जाता है। नर्सरी वाले क्षेत्र में रोपाई किया जाने वाला क्षेत्र जो है, मान लो आपने इतने बड़े एरिया के अंदर धान उगाना था, तो इसकी नर्सरी जो है इसके 5% या 10% एरिया में ही तैयार की जाती है। फिर इन पौधों को 25 से 30 दिन के बाद में उखाड़ लिया जाता है और जल से भरे हुए मैदान में लगा दिया जाता है। चावल की खेती के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी हासिल होगी, ये परंपरागत खेती है। लेकिन अब हम बात करते हैं डीआरएस जो खेती है, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट जो है सीड्स का, वो क्या चीज़ है। डीआरएस नहीं, डीएसआर है भाई, ये गलत लिखा गया। जो डीएसआर है वो क्या चीज़ है। डीएसआर में पहले से अंकुरित बीजों को, देखो बीज तो वहाँ भी अंकुरित है, भी वहाँ पर तो पौधा ही बन गया है 20-25 दिन का, यहाँ पर अंकुरित बीज है, पौधा नहीं बना, लेकिन बीज को क्या कर लिया गया है, अंकुरित कर लिया गया है बहुत सी तकनीकों के द्वारा। चावल में पहले से ही अंकुरित बीज को ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन के द्वारा सीधे खेत में ड्रिल करके गाड़ दिया जाता है। जिस तरह से हम दूसरी फसलों की बुआई करते हैं, ठीक इसी तरह से इसकी भी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। सीधी ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनें जमीन के अंदर अंकुरित बीज को गाड़ देती हैं। इस पद्धति में किसी भी नर्सरी की जरूरत नहीं होती है, किसी भी प्रत्यारोपण की जरूरत नहीं होती है। इससे किसानों को केवल अपनी जमीन को समतल करना पड़ता है, किसान को और कुछ नहीं करना पड़ता, अपनी जमीन को समतल करना पड़ता है और बुआई से पहले सिंचाई करनी पड़ती है। केवल 2 काम करने पड़ते हैं कि आप जमीन को समतल कर लो तथा बुआई से पहले क्या कर लो भाई, आप सिंचाई कर लो। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, फायदा क्या होने वाला है, तब देखिए डीएसआर की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। धान की रोपाई के दौरान पहले 3 हफ्तों में जल की उचित मात्रा को सुनिश्चित करने हेतु दैनिक रूप से पानी देना पड़ता है। यदि आपने धान की रोपाई की है, एक जगह से उखाड़ा है और दूसरी जगह पर लगाया है, तो पहले 3 हफ्ते लगभग 20 से 21 दिन ऐसे हैं कि उस खेत को पानी से भर के रखना पड़ता है 21 दिन तक, जिससे पानी की में बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। लेकिन डीएसआर की तकनीक की यदि हम बात करते हैं, तो डीएसआर तकनीक के तहत पहली सिंचाई बुआई के, एक तो आप उन्होंने कहा नहीं बुआई से पहले आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, बुआई से पहले सिंचाई कर दी, उसके बाद जो आपको पहली सिंचाई करनी है ना, वो 21 दिन के बाद करनी पड़ेगी। कहाँ तो लगातार 21 दिन तक आपको खेत में पानी रखना पड़ा था और कहाँ आपको पहली सिंचाई ही 21 दिन के बाद करनी पड़ रही है। तो जो 21 दिन तक पानी की हमने भर के रखा, पानी की जो वेस्टेज हुई, वो पानी की वेस्टेज हमारी क्या हो सकती है भाई, समाप्त हो सकती है। दूसरा क्या लिखा है, एक विश्लेषण के मुताबिक डीएसआर तकनीक से 15 से 20% पानी बचाने में मदद मिल सकती है, 15 से 20%। और कहीं कहीं तो ऐसे इलाके हमारे पास है जहां पर 22, 23, 25% तक भी पानी की बचत हो सकती है। डीएसआर तकनीक परंपरागत तरीकों से, डीएसआर के साथ परंपरागत तरीकों से 25 से 27 बार यदि आप वैसे सिंचाई यदि बीजों का रोपण करते हो तो आपको पूरी फसल को प्राप्त करने में 25 से लेकर 27 बार सिंचाई करनी पड़ती थी। लेकिन डीएसआर से यदि आप करते हो तो आपको 15 से लेकर 18 बार ही सिंचाई करनी पड़ रही है। मतलब सिंचाई भी आपको कम करनी पड़ रही है और खेत को उस तरह से भर के रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर पूरी चावल की फसल को डीएसआर तकनीक के दायरे में ले जाया जाएगा तो हर साल 810 से लेके 1080 अरब लीटर पानी बचाया जा सकता है। कितना ज़्यादा पानी बचाया जा सकता है, सपोज कीजिए एक साल के अंदर 1080 अरब लीटर पानी को बचाया जा सकता है। इसीलिए डीएसआर तकनीक की जरूरत है। दूसरा, डीएसआर तकनीक का उपयोग करते हुए तो जो आपके पास एक कमी रहती है कि श्रमिक आपको कम मिलते हैं। श्रमिक कम कैसे मिलते हैं, पहले नर्सरी तैयार की जाती है, उसके बाद नर्सरी को उखाड़ा जाता है और एक एक पौधे को लगाया जाता है। तो 1 एकड़ के अंदर 10-10, 12-12 श्रमिक लगाए जाते हैं ताकि जल्दी से रोपाई हो सके। तो श्रमिकों की कमी हमें देखने को मिलती है, श्रमिकों की कमी है, इसलिए श्रमिक ज़्यादा रेट के, श्रमिकों को हमें ज़्यादा रेट देना पड़ता है, ज़्यादा उसको मजदूरी देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो ट्रैक्टर के द्वारा बुआई हो रही है और एक ही दिन में सैकड़ों बीजे की बुआई कर दी जाएगी, सैकड़ों एकड़ की बुआई कर दी जाएगी। इसलिए जो हमारे पास श्रमिकों की कमी की वजह से जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत भी सॉल्व आउट हो सकती है हमारी। डीएसआर तकनीक के संभावित लाभ हमारे पास क्या है, इस तकनीक के लाभ, पहला हमारे पास क्या है, श्रमिकों की कमी की समस्या जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, भूजल के लिए मार्ग, यह है भूजल पुनर्भरण का मार्ग प्रदान करता है, क्योंकि मिट्टी की परत के नीचे कठोर परत के विकास को रोकता है, जिससे कि
देखो इस टेक्निक में क्या है, पहले तो क्या है, मिट्टी की जो परत है उसके नीचे यदि लगातार पानी बढ़ता रहेगा तो उसके नीचे कठोर परत बन जाएगी जिससे पानी नीचे नहीं रिसाव होगा। लेकिन ये टेक्निक जो है मिट्टी की ऊपरी परत के नीचे कठोर परत को नहीं बनने देता इसलिए पानी का रिसाव नीचे होता है, जिससे भूजल भी हमारे पास क्या है भाई, भूजल का स्रोत जो है वो भी ऊपर आता है। तीसरा, उपज के अंदर वृद्धि होगी। अनुसंधान तथा परीक्षणों से ये प्राप्त हुआ है कि ऐसी टेक्निक का उपयोग करते हैं तो प्रति एकड़ 1 से 2 क्विंटल अधिक पैदावार भी हमारे पास क्या होती है, उपज होती है। डीएसआर की हानि क्या है हमारे पास, हानि हमारे पास है कि उपयुक्तता। ऐसा नहीं है कि डीएसआर तकनीक का उपयोग हम हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। धान की सीधी बुआई में सबसे महत्वपूर्ण कारक है किसानों को इसे हल्की संरचना वाली मृदा, जिसको लाइट टेक्स सोइल कहते हैं, उसके अंदर नहीं बोना चाहिए। जो हल्की संरचना वाली मृदा है उसके अंदर नहीं बोना चाहिए। इस तकनीक के माध्यम से जटिल संरचना वाली मृदा के अंदर उपयोग किया जा सकता है। जैसे रेतीली दोमट मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी हो, गाद दोमट मिट्टी हो, उसके अंदर इसको बोया जा सकता है। और इंडिया, यदि पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब के लगभग 80% एरिया ऐसा है जहां पर इस प्रकार की जटिल संरचना वाली मिट्टी पाई जाती है। दूसरी खास बात क्या है, उन खेतों के अंदर इस तकनीक का प्रयोग करने से बचने की कोशिश की जाती है। मतलब उन खेतों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए जहां पर पिछले वर्ष धान की खेती की गई, धान के अलावा कोई अन्य फसल उगाई गई हो। यदि पिछले साल भी वहां धान उगाया गया था तो इस बार भी वहां आप इस खेती का उपयोग कर सकते हो। लेकिन पिछले बार यदि वहां पे कपास उगाई गई थी, मक्का उगाया गया था, गन्ना उगाया गया था, तो आप इस बार उस तकनीक का उपयोग नहीं कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि आपने कपास, मक्का या गन्ना उगाया है तो उस मृदा के अंदर लोहे की कमी आ गई है, खरपतवार की समस्या उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। दूसरी इसकी हमारे पास कमी क्या है, लेजर और लेवलिंग की अनिवार्यता। इसके अंदर मैंने आपको कहा कि जमीन को बिल्कुल समतल करना पड़ता है, और जमीन को आपको कहना है कंप्यूटर का लगा दिया तो जमीन को इतना समतल करना पड़ता है कि लेजर के द्वारा इसको क्या करना पड़ता है, एक समान करना पड़ता है। तीसरा, शाकनाशी का उपयोग करना पड़ता है, इसके अंदर खरपतवार को नाशी करने का उपयोग करना पड़ता है। शाकनाशी का छिड़काव बुआई तथा पहली सिंचाई के साथ साथ करना चाहिए। यदि आपने बुआई के साथ और पहली सिंचाई के साथ यदि शाकनाशी का उपयोग नहीं किया तो इसमें खरपतवार हद से ज़्यादा उग जाएंगे, जिसकी वजह से कि आपके प्रोडक्शन पे नुकसान हो सकता है, कम हो सकता है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखो, इसके साथ साथ आपको और क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ आपको चावल के बारे में जो भी जानकारी आपको मिल सकती है उस जानकारी को हासिल करना चाहिए। चावल कौन सी जलवायु के अंदर होता है, ये किस तरह का पौधा है, रबी का पौधा है, खरीफ का पौधा है, इसकी उपज कहाँ होती है, पहले नंबर पे कौन सा है, इसको मानसून, इसको वर्षा कितनी चाहिए, इसको मिट्टी कौन सी चाहिए, ये सब कुछ जानकारी आपको अपनी जियोग्राफी की क्लास के अंदर देखने को मिलेगी। तो यदि आप इसके साथ साथ वो जानकारी भी हासिल कर लेते हो तो सोने पे सुहागा होगा, आपके नंबर कटने के चांस 0% हो जाएंगे। भारतीय कोयर उद्योग, कोयर के बारे में आपने शायद, हम नॉर्थ इंडिया वाले हैं, हमने बहुत कम सुना होगा कोयर क्या चीज़ है। कोयर एक हिसाब से मैं कह दूं, जो नारियल हमारा होता है, नारियल के जो रेशे होते हैं, नारियल के रेशे से जो भी सामान बनाया जाता है उन्हें कोयर कहा जाता है। छोटे छोटे तौर में मैंने बताया, आइए हम देखें कोयर क्या होता है, जानकारी दे दी मैंने। चर्चा में क्यों है, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम, जिसको MSME हम कहते हैं, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एंटरप्राइजेस इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। पहली बात तो भाई एंटरप्राइजेस कोर्स कथन में आ सकता है। एंटरप्राइजेस इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तमिलनाडु के कोयम्बटूर नामक शहर में किया गया। यह आयोजन कोयर तथा कोयर उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए, उनके अनुप्रयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच में समन्वित प्रयास करने के रूप में आयोजित किया जा रहा है कि कोयर को हम बढ़ावा दें। इसके लिए जो भी राज्य सरकारें हैं तथा जो भी केंद्र सरकार है उनके बीच में एक साझा प्रयास या उनके बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, इसके बारे में प्रयास करने के लिए क्या किया गया है, इस कन्वेंशन का, इस कॉन्क्लेव का गठन किया गया है। प्राकृतिक रूप से निम्नीकरण योग्य, पर्यावरण रूप से अनुकूल उत्पाद बनाने के लिए कोयर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 6 मई 2022 को रन फॉर कोयर का आयोजन किया गया था। किया गया था, आप लिख लो, किया गया था। और इसके अंदर गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, कॉलेजों के द्वारा, आम जनता के द्वारा 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें क्या की, शिरकत की थी। अब हम चर्चा करते हैं कोयर है क्या चीज़। यह प्रकृति में नारियल के एक उप उत्पाद, नारियल के ऊपर मिलने वाला उत्पाद, उप उत्पाद इसको हम बोलते हैं, नारियल के एक उप उत्पाद के रूप में पाया जाने वाला नारियल पाम, नारियल का जो पाम है, नारियल पाम के रूप में प्रचुर मात्रा के अंदर उत्पादित किया जाने वाला हमारे पास पदार्थ है, या प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला रेशेदार पदार्थ है। मैंने आपको बताया ना, उसके नारियल के ऊपर जो रेशे पाए जाते हैं, ये रेशेदार पदार्थ है जो नारियल के खोल के बाहर पाया जाता है, जिसे प्राकृतिक रूप में उपयोग के लिए संशोधित किया जाता है। कोयर का उपयोग सदियों से नाविकों के द्वारा
रस्सी के रूप में सामान बांधने में किया जाता है, जहाज़ों के केबल्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आज कोयर का उपयोग उत्पादों के वर्गीकरण करने हेतु किया जाता है। कालीन बनाए जाते हैं, आपने कालीन देखे होंगे, बहुत से ऐसे कालीन कोयर से बनाए जाते हैं। डोरमेट बनाए जाते हैं, जो अपने डोर के बाहर जो मेट लगाते हैं, डोरमेट बनाए जाते हैं। प्लांट्स तथा हैगिंग बास्केट्स इसके द्वारा बनाई जाती है। खेतों में तथा बागवानी के अंदर उपयोग होने वाली बहुत सी सामग्री बनाई जाती है। मृदा के क्षरण को रोकने के लिए जालीदार सीटें बनाई जाती है। तो आज के टाइम में कोयर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और कुछ मिक्स पेंटिंग में हमारे पास ऐसी होती है जिनका कोयर में उपयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कोयर है क्या तथा कोयर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं भारत में कोयर उद्योग की स्थिति क्या है। भारत सरकार के द्वारा देश में कोयर उद्योग का सतत विकास करने हेतु कोयर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत कोयर बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो दोनों ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम कब का है, कोयर उद्योग अधिनियम हमारे पास है 1953 का, और इसके तहत क्या किया गया था, कोयर बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड के कार्य, ये जो कोयर बोर्ड है ये क्या क्या काम करते हैं, वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक अनुसंधान, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार, मानव संसाधन विकास, बाजार संवर्धन तथा इस उद्योग में लगे हुए सभी लोगों का कल्याण करना और उन्हें सहायता प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ये सब काम क्या है भी इस बोर्ड का है। कोयर उद्योग अधिनियम के तहत अधिदेशों को कोयर बोर्ड के द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। तो ये जो कोयर बोर्ड जो है कोयर के प्रोत्साहन के लिए अलग अलग योजनाएं चलाता है। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, पहली योजना है अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियों को जारी करना। दूसरा जो ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम है, ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम करना। तीसरा कोयर इकाइयों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। चौथा घरेलू तथा निर्यात के लिए बाजार का विकास करना। और पांचवा हमारे पास क्या है भी, जो भी कोयर उद्योग के अंदर काम करने वाले कर्मचारी है उनके लिए कल्याणकारी उपाय करना। तो ये सब काम किए जाते हैं कोयर उद्योग अधिनियम के तहत, जो कोयर बोर्ड स्थापित किया है उसके द्वारा। तो ये आपको ये अधिनियम याद रखना है भाई। आजकल हमने ऐसा देखा है कि अधिनियम पूछ लिया जाता है, जैसे इंडियन पॉलिटी ने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय कोर्ट की अवमानना का जो एक्ट है वो कौन से अधिनियम के तहत लाया गया था और कौन सी कमेटी ने उसकी सिफारिश की थी, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 उसका आंसर था। तो ये अधिनियम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए। इसका महत्व क्या क्या है कोयर उद्योग का, सबसे पहला महत्व तो हमारे पास क्या है, रोजगार है। नारियल उत्पादक राज्यों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्योग से लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कोयर उद्योग के अंदर 80% कारीगर जो है महिलाएं हैं तथा इनका उत्पादन अब तक देश के केवल दक्षिणी नारियल उत्पादक राज्यों के अंदर ही होता है। भाई इंडिया के अंदर केवल साउथ या तटीय जो क्षेत्र हमारे पास है वहीं पर नारियल पाए जाते हैं, तो वहीं पर इनका उत्पादन होता है। खास बात क्या है, 7 लाख लोग जो है इसके अंदर रोजगार प्राप्त करते हैं। इन 7 लाख लोगों में से 80% लगभग 5.5 लाख के आसपास क्या है महिलाएं इसमें काम करती है। निर्यात की यदि हम बात करते हैं तो 2020-21 के दौरान भारत ने कोयर उत्पादों का पिछले वर्ष की तुलना में 1021 करोड़ की अधिक मूल्य वृद्धि के साथ इस वर्ष में भी 3778.98 करोड़ रुपए का आयात अब तक किया है, और ये अब तक किए गए आयात में सबसे ज़्यादा है। घरेलू खपत की यदि हम बात करते हैं, जितना बनता है उसका 50% कहाँ भी इंडिया के अंदर खपत हो जाता है। और खास बात ये है कोयर के द्वारा बनाए गए उत्पाद इको फ्रेंडली होते हैं। इनको जलाओगे तो भी वातावरण को शुद्ध करते हैं, जलाते नहीं हो फेंक देते हो तो भी डिग्रेडेबल होते हैं, विघटनकारी होते हैं, ये जमीन के अंदर मिल जाते हैं। और यदि इनको जलाते हो तो अच्छी खाद भी बनती है इनके द्वारा। ये भी आगे क्या हमारे पास है, पर्यावरण के लिए अनुकूल, सेम बात जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ लिखा गया, पर्यावरण के लिए अनुकूल। कोयल के उत्पाद प्रकृति के पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। भारत के वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसे इको मार्क प्रदान किया गया है। इको मार्क क्या है, इको मार्क उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसे उत्पादों को दिया जाता है इको मार्क। ये एक हिसाब का मार्क है, ट्रेडमार्क होता है, वैसे इको मार्क है। कोयर उत्पाद पर्यावरण को बचाते हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के लिए कोयर जियोडेक्सटाइल का उपयोग, कॉपरपिथ को एक मूल्यवान जीव, कॉपरपिथ क्या होता है भी, जब इसको जला दिया जाता है, आधा जला हुआ जो हमारे पास राख होती है ना, न पूरा जला होता है न ही सही होता है, तो आधी जली हुई जो राख होती है उसको पिथ कहा जाता है। तो मृदा के कटाव को रोकने के लिए कॉपर टेक्सटाइल का उपयोग किया जाता है, कॉपर के धागों से बनी हुई जालियों का उपयोग किया जाता है। कॉपरपिथ जो है एक मूल्यवान जैव उर्वरक के रूप में हमारे पास काम करती है तथा ये मृदा कंडीशनर के रूप में भी काम करती है तथा कोयर गार्डन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत से उपयोग हैं, भारत के अंदर ही नहीं विदेशों के अंदर भी इसकी लोकप्रियता बढ़ती
बढ़ती जा रही है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, खास बात ये है। कोयर से संबंधित कुछ भारतीय पहलों की यदि हम बात करते हैं तो कोयर जियो टेक्सटाइल, कोयर उद्यमी योजना, कोयर विकास योजना, ये 3 योजनाएं शुरू की गई हैं। यदि आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हो तो अपने नेट के द्वारा आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हो। और आज की हम अंतिम न्यूज़ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी वैसे तो इस टॉपिक पे जितनी चर्चा की जाए उतनी ही कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी के टॉपिक के ऊपर ही हम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बना सकते हैं। लेकिन हाल ही के अंदर जिस विषय के लेके, जिस टॉपिक को लेके चर्चा के अंदर रही हैं, हम केवल उसी टॉपिक पे ही चर्चा करते हैं, उस टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। वरना कभी मौका मिला तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें डिटेल के अंदर जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अभी भारत के अंदर बैन है या नहीं है इसके ऊपर हमेशा चर्चा रहती है। लेकिन इस बार का जो बजट पेश किया था हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था क्रिप्टो करेंसी भारत के अंदर लीगलाइज तो नहीं है, लेकिन हम यदि कोई भी क्रिप्टो करेंसी से किसी भी तरह का बेनिफिट हासिल करता है तो हम उसके ऊपर 30% टैक्स इंपोज करेंगे, इसी उन्होंने घोषणा की थी। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंडिया में ही कुछ और न्यूज़ देखने को मिले, और यदि हमें सही टाइम मिला और सही मौका मिला हमें, तो हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमें डिटेल जानकारी जरूर हासिल करेंगे। आज हम केवल उस वजह से हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं जिस वजह से हमारे पास ये क्रिप्टो करेंसी जून के महीने में इंपॉर्टेंट हो गई थी। चर्चा में क्यों है? हाल ही के अंदर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक मध्य अफ्रीकी गणराज्य, CAR जिसको बुलाते हैं, अल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है। तो पहला देश जिसने क्रिप्टो करेंसी, जिसको बिटकॉइन भी कहा जाता है, आपने ऐसा नाम सुना होगा, ऐसा डॉलर का निशान आपने देखा होगा, तो इसको क्या कहते हैं? बिटकॉइंस कहते हैं। तो बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने वाला पहला देश हमारे पास था अल सल्वाडोर, अफ्रीकी देश है। और अब दूसरा देश हमारे पास कौन सा बन गया भाई? मध्य अफ्रीकी गणराज्य। खास ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही देश, या जो देश क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन देशों की अपनी किसी भी तरह की मुद्रा नहीं है। जैसे हमारी मुद्रा है, भारतीय मुद्रा है, भारतीय रुपया, ऐसे इन देशों की मुद्रा है ही नहीं। इसलिए ये लोग डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना चाहते हैं। दूसरा, ये जो देश है वो गरीब देश हैं। गरीब देशों के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपनी जो करेंसी है वो छाप पाएँ, इसलिए भी ये लोग क्या चाहते हैं? क्रिप्टो करेंसी जैसी जो डिजिटल करेंसी है, आभासी करेंसी है, जो वास्तव में करेंसी नहीं है, मोबाइल के अंदर चलने वाली करेंसी है, जिसका ये क्या करना चाहते हैं? प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो पहला देश जिसने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी रूप से मान्यता दी थी वो कौन था? अल सल्वाडोर। दूसरा देश कौन सा हमारे पास हो गया? मध्य अफ्रीकी गणराज्य या सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, CAR। भारत की यदि हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के मामले में, तो भारत ने बजट 2022-23 में आने वाले वित्तीय वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा पेश करने की प्रस्ताव रखा है। भारत ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो बिटकॉइन है, इसको तो मान्यता नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हम इंडिया की खुद की ही एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दें। ऐसा हो सकता है, ये प्रस्ताव रखा है। लेकिन यह भी घोषणा की है कि किसी भी तरह की आभासी डिजिटल संपत्ति, आभासी होती है भाई, यदि आपके हाथ में कुछ दिया गया है तो वो तो आपके पास भौतिक है। यदि आपके हाथ में कुछ नहीं दिया गया और केवल नंबर दे दिया गया, आपको कह दिया गया आपके खाते में इतने रुपए, केवल नंबर है ना, ये तो नंबर केवल आपके खाते में है, तो इसको क्या कहते हैं? आभासी पैसे आपके पास हैं। तो भारत सरकार ने क्या कहा है इस बजट के अंदर? किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की आय होती है तो उस आय के ऊपर 30% की दर से क्या लगाया जाएगा भाई? कर लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। कितना कर लगाया जाएगा? 30% कर लगाया जाएगा यदि किसी भी तरह की वर्चुअल जो आपके पास करेंसी है उसके ट्रांसफर से किसी भी तरह की आपको इनकम होती है तो उसके ऊपर 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी, जिसे कभी कभी क्रिप्टो मुद्रा या क्रिप्टो भी कहा जाता है, मुद्रा का एक ऐसा रूप है जो डिजिटल या वस्तुतः मौजूद नहीं होता है। डिजिटल रूप के अंदर है, रियल के अंदर मौजूद नहीं है, ये केवल आपके यहाँ डाटा है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट पे कभी वो किया होगा, फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे कभी आपने खरीदारी की होगी, तो क्या देते हैं आपको कैशबैक के अंदर कुछ कॉइन दे देते हैं। आपको 1 कॉइन मिला, 2 कॉइन मिला, 5 कॉइन मिला। वो कहते हैं जब आपके पास इतने कॉइन हो जाएंगे तो आप इतने कॉइन का उपयोग करके कोई हमसे सामान खरीद लीजिए। वो कॉइन जो है क्या वास्तव में रुपए हैं क्या आपके पास? क्या आपके हाथ में कुछ आया? नहीं आया। क्या उन कॉइन से आप बैंक के अंदर जाके रुपए निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। आप क्या कर सकते हो? वो कॉइन आपके पास हैं और उन कॉइन से आप केवल उसी फ्लिपकार्ट के द्वारा ही पैसे, वो कोई भी सामान खरीद सकते हो। तो जिस एजेंसी ने आपको कॉइन जारी किया है वही
एजेंसी आपको उस कॉइन के बदले क्या देती है, सामान देती है, दूसरी एजेंसी नहीं देती है। आपको वास्तव में पैसे नहीं दिए, आपको एक नंबर दे दिया, आपको एक फिगर दे दिया, आप उस नंबर का फिगर का यूज करते हुए वहां से सामान परचेज कर सकते हो। इसी करेंसी को कहते हैं आभासी करेंसी और इसी कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। यह लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करते हैं। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया और सबसे अच्छा एग्जांपल दिया कि वो कॉइन जो है वो क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी मुद्रा जारी करने या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। खास बात यह है क्रिप्टो करेंसी को कोई सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा जारी नहीं किया जाता। जैसे मैंने बताया फ्लिपकार्ट से यदि आप मार्केटिंग करते हो, आपको फ्लिपकार्ट ने वो दे दिए, कॉइन दे दिए। अमेजन से करते हो, अमेजन ने दे दिए। मीशो से करते हो, मीशो ने कर दिए। तो जिस आप कंपनी से काम करते हो, कंपनी आपको दे देती है, तो कंपनी जारी कर रही है क्रिप्टो करेंसी। जो बिटकॉइंस वगैरह है ये अलग अलग कंपनियां या अलग अलग जो एनजीओ वगैरह है वो जारी कर रहे हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इंडिया के अंदर यदि बात करता हूं तो मान लो इंडिया के अंदर हमारे पास जो रुपया हमारा है वो जारी कौन करता है, एक सेंट्रल एजेंसी है, आरबीआई, वो जारी करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं, कोई सेंट्रल एजेंसी जारी करे, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग प्रणालियां हैं, अलग अलग हमारे पास कंपनियां हैं जो अपने हिसाब से क्या जारी करती है, अभी क्रिप्टो करेंसी जारी कर रही है। यह लेन देन का रिकॉर्ड करने तथा नई इकाइयों को जारी करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस इनका सेंट्रलाइज नहीं है, एक संस्था द्वारा जारी नहीं किए जाते, अलग अलग संस्था द्वारा ये जारी किए जाते हैं। यह एक विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर नेटवर्क द्वारा संचालित होता है, जिसे ब्लॉकचेन भी कहा जाता है। ब्लॉकचेन क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे चेन बना दी जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें आपने सुना होगा भी, आप अपने नीचे इतने जोड़ो, अपने नीचे इतने जोड़ो, इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। तो ये ब्लॉकचेन के द्वारा इसको किया जाता है, भी ऑपरेट किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के लाभ क्या है, तीव्र एवं किफायती लेन देन। हाँ ये तो है भाई, इसके द्वारा जो लेन देन है बड़ा ही तीव्र हो जाता है, बड़ा ही किफायती हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी से लेन देन में बैंक या किसी अन्य माध्यम की जरूरत नहीं होती है और यह बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम खर्च के अंदर लेन देन किया जा सकता है, इसका फायदा है। निवेश गंतव्य, ठीक है ना, आने वाले टाइम के अंदर ये माना जाता है कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी बहुत ही कम लोगों के द्वारा जारी की जाती है, बहुत ही कम लोग इसके अंदर है। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो करेंसी की कीमतें जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, उस तेजी से यदि बढ़ती रही और इस तेजी से निवेश इसके अंदर बढ़ता रहा तो लोगों को निवेश करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। देखने में आया था, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि सर मैंने 10 रुपये इसके अंदर लगाए थे और मैं लगा के भूल भी गया था और मुझे लगभग साल या 6 महीने बाद मुझे किसी दोस्त ने बताया कि यार तुम 10 रुपये लगाए थे, उसका क्या हुआ। और जब मैंने उस कॉइन को जो 10 रुपये में खरीदा था, बाद में 6 महीने या साल के बाद जब मैंने देखा तो लगभग 8,500 या 9,000 रुपये का हो चुका था। 10 रुपये का कौन 8,500 या 9,000 रुपये का 6-7 महीने में इतनी ज़्यादा कमाई कोई नहीं देता। तो हो सकता है कि अभी जल्दी टाइम है तो यहाँ कमाई हमारे पास ज़्यादा हो, लेकिन अभी के लिए तो हमारे पास ये है कि निवेश के लिए लोगों को एक स्थान प्रदान करता है, तो इसकी कीमत है तेजी से बढ़ रही है, इसलिए निवेश के लिए लोगों को एक गंतव्य प्रदान कर रहा है। डेफिनेटली ऐसा देखने को मिलता है। मुद्रास्फीति विरोधी मुद्रा, मुद्रास्फीति विरोधी मुद्रा क्या है भाई, दूसरी जो मुद्रा हमारा रुपया जो है उसके हम क्या देख रहे हैं, दिनों दिन वो डॉलर के मुकाबले कम होता जा रहा है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसके रेट क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ये बिटकॉइन वगैरह है, इसके रेट दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक हिसाब से मैं कह दूं अभी की जो टाइम है, अभी के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी की मांग बहुत ज्यादा है। इसकी मांग ज्यादा होने के कारण ये जो जिस ग्राफ को फॉलो कर रहा है वो होता है वृद्धिमान प्रक्षेप ग्राफ। ये आप पढ़ोगे उसके अंदर ग्रोविंग टेक्नोलॉजी, ग्रोविंग जो ट्रेजेक्ट्री हमारे पास ग्राफ होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर मूल्य की जो हमें हमेशा इस तरह से बढ़ता रहता है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस तरह ग्राफ होता है। यदि हम यहाँ पर कीमत की बात देखें, यहाँ पर टाइम लेते हैं और यहाँ पर यदि हम कॉस्ट को लेते हैं तो इस तरह से कॉस्ट हमेशा बढ़ती रहती है। तो जो अभी क्रिप्टो करेंसी का जो ग्राफ है वो टाइम के साथ लगातार इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है। तो अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर मुद्रास्फीति नहीं है, महंगाई नहीं है, इसमें कमी नहीं आएगी। कुछ टाइम तक यदि इसमें इन्वेस्ट किया जाता है तो जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि आपके लिए प्रॉफिट का सौदा हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कमियां भी है। कमियां क्या है, ये अत्यधिक अस्थिर है। भाई कोई सेंट्रल एजेंसी के द्वारा यदि इसे इम्पोज किया जाता तो हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते थे। ये सेंट्रल एजेंसी द्वारा इम्पोज नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये अत्यधिक अस्थिर है। हो सकता है कि आज जो जैसे मैंने आपको बताया 50 रुपये का शेयर यदि कल कितना हो जाता है, 8,500 का हो जाता है, तो ये भी हो सकता है कि कल 8,500 के उस शेयर का मूल्य 10 या 12 रुपये भी हो जाए। तो ये अत्यधिक अस्थिर है, इसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। अनियमित प्रकृति है, इसका नेचर जो है वो रेगुलेट नहीं है।
अनियमित इसका नेचर है, आज कम है कल ज़्यादा है, आज कम है कल ज़्यादा है। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, इसका कंट्रोल करने वाले कोई हमारे पास नहीं है। तीसरा क्रिप्टो करेंसी में करों का भुगतान, क्रिप्टो करेंसी से जो भी आपको इनकम होती है उस इनकम का डाटा क्या है, उसके ऊपर करों का भुगतान कैसे किया जाएगा, ये भी एक चिंता का विषय है। निश्चित अंतर का भाव जो है, यदि गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है, कर लेना चाहती है, तो गवर्नमेंट के पास कौन सा हमारे पास सिस्टम है कि इसको मॉनिटर किया जा सकता है कि आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर, फ्लिपकार्ट ने कितना वो दिए हैं, कॉइन दिए हैं, तो इसको गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा। या कैशबैक मिलते हैं तो पता चल जाएगा खाते के अंदर आया है, लेकिन कॉइन्स का कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को। तो इसलिए निश्चित अंतर का अभी तक अभाव, हमारे पास भाव नहीं है भैया, अभाव है ये। निश्चित अंतर हमारे पास नहीं है कि इसको हम क्या कर सकें, रिकॉर्ड कर सके। और लास्ट में प्रति उत्पादक उपयोगिता की ये क्रिप्टो करेंसी दुनिया के अंदर कहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति किसी को भी जारी कर सकता है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है अभी तक, कोई इसको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता कि किसने कहाँ पर जारी किया और किसने किसको भेजा है। तो इसका नुकसान हमें ये देखने को मिल सकता है कि इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा सकता है, आतंकवादियों को वित्त पोषण में किया जा सकता है और अन्य अवैध गतिविधियों के अंदर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके 5 और 6 हमने क्या देखे हैं भाई, नुकसान देखे हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी, इकोनॉमिक्स की क्लास थी, जिसके अंदर हमने जानने की कोशिश की 5, 7 या 8 खबरों के बारे में। सबसे पहले हमने देखा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, उसके बाद हमने जानकारी हासिल की जूट उद्योग के बारे में, उसके बाद हमने जानकारी हासिल की आरबीआई की रेपो रेट के बारे में, सीआरआर के बारे में, फिर हमने देखा चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण के बारे में, डीएसआर टेक्निक के बारे में, कोयर उद्योग के बारे में जानकारी हासिल करते हुए हम लास्ट में पहुंच गए हमारी क्रिप्टो करेंसी के पास। उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। यदि हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इन क्लासेस को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो हिंदी मीडियम में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अभी भी अच्छी वीडियोस की, अच्छे टीचर्स की तलाश के अंदर इधर उधर भटक रहे हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।